जाने से पहले बस एक आखिरी बार अपनी आवाज सुना दे। क्यों सुननी होती है आवाज? ऐसा होता है कि सुनने में ये वाली आवाज गंदी लगती है और ये वाली आवाज मधुर। हाँ, आता है गिटार, ऐसे ही नहीं अपने जमाने का सबसे स्टड लौंडा में। ठीक है भाई, क्या डिफरेंस है इस साउंड में और इस साउंड में? ऐसा क्यों होता है कि ये ऐसा साउंड कर रहा है, ये ऐसा साउंड कर रहा है? आजाद करने के लिए आवाज उठाने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब आवाज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज के इस वीडियो के अंदर आवाज के ऊपर साउंड। चलो। Going on my lovely students, well out dear, welcome to Just for Learn। आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग साउंड यानी कि आवाज के ऊपर। तो जो हम आवाज दिन रात सुनते रहते हैं, गानों के हो गए, दोस्तों के हो गए, चिल्लाने के हो गए, डांटने के हो गए, कुछ भी आवाज हो गई, सारी की सारी आवाज के ऊपर चर्चा करने वाले फीचरिंग माय यूकुलेले। तो आज तुम देखोगे कि हम पूरी गिटार विटार के साथ में, गिटार तो नहीं पूरी यूकुलेले के साथ में देखने वाले, और तुमको इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी लेक्चर नहीं मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और मिल जाए तो मुझे आवाज से सुनाना। ठीक है, किससे सुनाओगे? आवाज से। ओके चलो, enough now let's begin sound। आवाज मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं आज का लेक्चर करने के लिए। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम। हम करेंगे आज साउंड की यानी कि आवाज की विस्तृत चर्चा। बट इसके पहले अगर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई क्लास 9 के लिए हमको इस देश का सबसे बड़ा चैनल बनना है। और साथ में अगर मुझे इंस्टाग्राम फॉलो किया तो मेक श्योर कि @कौन प्रणय जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। हम बड़ी बड़ी चीजें में डालता रहता हूं। तुम जो स्टोरीज में टैग करते हो वो मेंशन करता रहता हूं। तुम्हें इस वीडियो के अंदर कुछ भी पार्ट अच्छा लगता है तो तुम उसकी रील बना सकते हो या फिर उसको स्टोरी में डाल सकते हो। मैं उसको डेफिनेटली मेंशन बैक कर देता हूं। ठीक है, लालच दे रहा हूं बस अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं। चलो एनीवेज लेट्स बिगिन साउंड। अब देखो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। इस चैप्टर के अंदर एक ही चीज ऐसी है जो कि हो सकता है तुमको समझ में ना आए, पर मैं ये मेक श्योर करूंगा कि अगर तुमको वो चीज समझ में नहीं भी आ रही है ना, तो भी बाकी चैप्टर उस पर तुम्हारा टिकाना रहा है ना। मतलब डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये नहीं किया तो भाई जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। अगर वो टॉपिक समझ में नहीं भी आया ना थोड़ा सा, तो भी मैं मेक श्योर करूंगा कि आगे का पार्ट तुमको समझ आ जाए। बस तुमको ध्यान से सुनते आना है, क्योंकि ये वन शॉट है, बहुत स्पीड से चलते हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। तो साउंड की स्टार्टिंग करते हैं, साउंड को स्टार्ट करते हैं हम, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली हम जंप करते हैं चैप्टर में। अच्छा, उसके पहले कुछ चीजें बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ चीजें डिलीटेड है जो मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मतलब कुछ कुछ चीजें डिलीटेड है जो तुम्हें भी नहीं करनी है, जैसे कि एक बॉक्स है। ठीक है, फिर साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ये जो पूरा कंसेप्ट है पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया। हालांकि इससे डिलीट करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना इसके बिना तो पूरा चैप्टर आएगा नहीं। और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हेयर, तो भाई ये अच्छा क्या हटा दिया, ये फालतू में बायोलॉजी घुसा देता है इसके अंदर, बीच में फालतू हटा दिया। और एक सोनार नाम का टॉपिक है जो मेनली हट गया है। तो ये सारे टॉपिक जो है हट चुके हैं। तो हम इसी पैटर्न के हिसाब से स्टार्ट करते हैं साउंड यानी कि आवाज की विस्तृत चर्चा। तो बेसिकली साउंड क्या है? साउंड क्या है? कोई तुमको दिख रहा है ऐसे निकलते हो? नहीं। साउंड अगर तुमको फिजिक्स की भाषा में बोलो, जो देखो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वो कराते जाऊंगा, बाकी जहां जहां टाइम वेस्ट करने की जरूरत है वहां टाइम वेस्ट, मतलब जहां टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है वहां टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर्स। बस सिंपल सी बात है, साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो कि मेरे कानों में हियरिंग पैदा करती है ना। इट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, दैट्स इट। साउंड इसके अलावा कुछ और है क्या? नहीं है। साउंड क्या है? बस मैंने बोला और तुमने सुना, मैंने बोला तुमने सुना, तुमने बोला मैंने, मतलब मैं सुन नहीं सकता बट तुमने बोला और तुम्हारे आसपास वालों ने सुना। तो साउंड इज अ एनर्जी। साउंड क्या है बेसिकली, ये बात समझो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो भैया ये एक एनर्जी का फॉर्म है, ये बात क्लियर कर लो। कैसी एनर्जी? विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन इयर्स, दैट्स इट। अब इस साउंड के बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि साउंड कैसा दिखता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, थोड़ी फिजिक्स भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो बेसिकली साउंड पे पहुंचने से पहले मैं तुम्हें एक क्विक जिस्ट दे देता हूं कि भाई वेव्स क्या होते हैं, बिकॉज एक चीज समझा दूं कि साउंड भी एक वेव है। ठीक है, साउंड इज अ वेव एनर्जी। साउंड को भी बोलूं तो एक वेव है। अरे ब्लू है, पानी पानी वाली जो वेव होती है ना, मतलब वैसी नहीं, बट इट इज अ वेव। ठीक है, इट इज अ वेव विच मूव्स। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले तुमको बता दो कि एक वेव मोशन क्या होता है। मतलब हम अगर किसी ऑब्जेक्ट, ये वाला जो पार्ट है शुरू का थोड़ी देर का, ये तुम्हें समझने के लिए जरूरी है। तुम्हारी किताब में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट फिर भी मैं तुम्हें अभी बता दूंगा तो तुम्हें आगे काफी इजीली समझ में आ जाएगा। वेव मोशन क्या है? वेव मोशन वो होता है जिसके अंदर एक्चुअली कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। मतलब कि एक मोशन ऐसा हो गया जिसको हम पार्टिकल मोशन बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकल मोशन क्या होता है कि भैया एक पार्टिकल चल के यहां से वहां गया, तो इस पार्टिकल का एक कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। इतनी बात तो क्लियर है ना। एक टाइप का जिसको हम पार्टिकल मोशन बोलते हैं। तो बेसिकली पार्टिकल मोशन क्या होता है? जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव करता है, एक्चुअली डिस्प्लेस होता है। पर वेव मोशन ऐसा नहीं है। वेव मोशन ऐसा होता है कि इसके अंदर एनर्जी तो आगे बढ़ती है, मतलब एनर्जी चलती जाती है, पर पार्टिकल नहीं चलता। ठीक है, मैं चलता रहा, जमीन वही
मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। तो इसके अंदर वही होता है कि मैं ठहरा रहा पर जमीन जो है, जो एनर्जी है वो चलते जा रही है। तो बेसिकली वेव मोशन क्या होता है, जिसके अंदर एक्चुअली कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, पर फिर भी वो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होती है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब बेसिकली तीन टाइप के मोशन होते हैं हमारे पास में। ट्रांसलेशनल, जो तुम्हें पता भी है, हमने मोशन चैप्टर के अंदर। ट्रांसलेशन मतलब जो लीनियर मोशन होते हैं, वनडी वाले। एक होते हैं रोटेशनल, है ना, जो गोल गोल होते हैं। देखो ये तो तुमने पहले चैप्टर में पढ़ा है ना, बस वही है। ट्रांसलेशनल मतलब वही लीनियर मोशन, रोटेशनल मतलब जो गोल गोल वाला है, और तीसरा होता है वाइब्रेटरी या ऑसिलेशन है, टू एंड फ्रो। तो बेसिकली हमारे इस चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ये जो वेव मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला है। ठीक है, वाइब्रेटरी, क्योंकि तुमको पता है ना आवाज क्या है, वाइब्रेशन नहीं है। ठीक है, आवाज इज नथिंग बट जस्ट अ वाइब्रेशन। तुमको अगर बेसिक पता हो तो मैं बोल रहा हूं तो आवाज कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जो मेरे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रही है, एक दूसरे से टक्कर 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 हो रही है, इसलिए आवाज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब चलते चलो आगे, चिंता मत करो। थोड़ी तुमको ऐसे लग रहा है भैया क्या है, पर कुछ नहीं, बहुत फुद्दू फुद्दू चीज है। ठीक है, तो बेसिकली तीन टाइप के मोशन होते हैं, जिसमें से हमको ये वाला मेनली देखना है, जो कि है टू एंड फ्रो। इसको ऑसिलेटरी भी बोलते हैं, वाइब्रेटरी बोलते हैं। ठीक है, मतलब वही वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, तुम मेरी बात समझो, सिंपल सी चीज है। वाइब्रेशन मतलब क्या होगा, बेसिक सा वाइब्रेशन मतलब क्या होगा। देखो वाइब्रेशन है टू एंड फ्रो का मतलब होता है कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही मेन पोजीशन पे, बस वो उसी मेन पोजीशन के अबाउट इधर उधर धक्के खा रहा है। जैसे पेंडुलम है, तो पेंडुलम क्या करता है भैया, इधर जाता है फिर इधर जाता है। तो बेसिकली इसकी मेन पोजीशन यही है। क्या ये एक्चुअली कहीं डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं, ये बस अपनी मेन पोजीशन, जो इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी, मेन पोजीशन मतलब जो सेंटर पोजीशन थी, ऐसा समझ लो, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, इधर भटका इधर भटका। सिमिलरली वाइब्रेशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक मेन पोजीशन के ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट ट्रैवल करता है। देखो जैसे कि स्केल है, तो अब मैं इसको अगर ऐसे करता हूं तो ये क्या हो रहा है, इसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो स्केल है वो यही है। ठीक है, स्केल जो है वो तो यही है, पर मैंने क्या किया, मैंने जब इसको किया ऐसे, तो ये ऊपर नीचे अपनी ही मेन पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रही है। तो इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या टू एंड फ्रो मोशन। आगे बात समझो, बहुत ही बढ़िया बेसिक में चर्चा करना है। देखो वाइब्रेशनल मोशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो वही होता है, ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाता है। ठीक है, पर ये इधर उधर वाइब्रेट करता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसी वाइब्रेशनल मोशन से प्रोड्यूस होती है एक वेव। वेव क्या होती है, जिसके अंदर खुद एक कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। ठीक है, देखो बेसिकली जैसे साउंड है, तो साउंड एक वेव एनर्जी है। तुमको साउंड के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज यहां से लेके वहां तक ट्रेवल हो रही है, या फिर मान लो कि मैं यहां पर किसी बंदे से बात कर रहा हूं, तो क्या यहां से लेके वहां तक मेरी आवाज कुछ चल के जा रही है, नहीं, मेरी आवाज बस अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रही है। मतलब मेरी आवाज से बेसिकली तुमको बताता हूं, साउंड इज जस्ट वाइब्रेशन। इतनी बात क्लियर है। अब वाइब्रेशन आगे कैसे बढ़ता है पहले वो बता देता हूं। देखो क्या हुआ, मैं इधर ही हूं, मुझे किसी ने टक्कर मार दी, तो मुझे ऐसे टक्कर लगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है ना, मुझे मान लो कि मैं एक पार्टिकल हूं हवा का। अब इधर से कोई बक 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 कर रहा है, तो जब इधर से किसी ने बक बक की, तो इसने क्या किया, वाइब्रेशन भेजा। मतलब बेसिकली मैं वाइब्रेट हो जाऊंगा, मुझे टक्कर लगेगी थोड़ी सी, है ना। साउंड का प्रोड्यूस होता है भाई, जब भी कोई टक्कर होती है, क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं, अब प्रोड्यूस होना ठीक है। तो बेसिकली जब मैं दो ऑब्जेक्ट्स को टक्कर करता हूं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब साउंड प्रोड्यूस हो गया। अब साउंड बढ़ेगा कैसे, बहुत सिंपल सी बात है, साउंड बढ़ेगा वाइब्रेशन के फॉर्म में। वाइब्रेशन कैसे बढ़ता है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो किसी ने इधर से बकबक की, है ना, मैं एक पार्टिकल हूं, तो मुझे टक्कर लगी। अब क्या मेरे पास अब सारी की सारी साउंड एनर्जी मेरे पास आ गई, इसने जो टक्कर दी ना, साउंड एनर्जी मेरे पास आ गई। अब क्या मैं चल के सामने वाले के पास जाऊंगा जो सुनने वाला होगा, नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरे को इसे टक्कर लगी तो मैं ऐसे इधर धक्का खा जाऊंगा थोड़ी सी, अरे जैसे मैं खड़ा हूं ऐसे एकदम से ना, बिल्कुल ऐसे हूं, ठीक है, और एकदम से किसी ने टक्कर लगी, अरे, तो क्या हुआ, टक्कर लगी, मैं इधर गया थोड़ा सा, फिर मैं इधर गया, तो बेसिकली मेरे अंदर थोड़ा वाइब्रेशन और थोड़ी देर बाद मेरा वाइब्रेशन जो है वो बंद हो गया। पर मैं यही हूं, पर मैं वाइब्रेट हो गया और खत्म। तो तुम बोलोगे भैया साउंड आगे कैसे गया, अरे मेरी जान साउंड आगे पता है कैसे गया, साउंड आगे ऐसे गया कि मेरे पास में जो बंदा खड़ा है, मुझे टक्कर लगी, मैंने उसको टक्कर लगाई और मैं इधर आ गया, फिर मेरे पास वाले को टक्कर लगी तो मेरा पास वाला भी ऐसा हिलने लग गया, तो उसने आगे वाले को टक्कर लगाई, उसने आगे वाले को टक्कर लगाई। तो बेसिकली वाइब्रेशन या वेव मोशन आगे कैसे बढ़ता है, टक्कर से आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये मान लो कि 5 पार्टिकल्स है। अब क्या हुआ कि 5 पार्टिकल्स और इधर से किसी ने बकबक की, इधर से किसी ने बोला, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये खुद चल के यहां नहीं जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या होगा कि ये अपनी टक्कर इसको देगा, तो इसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी तो पास वाले के पास आ जाएगी, तो ये इधर उधर वाइब्रेट हुआ, फिर पास वाला वाइब्रेट होने लग गया, फिर इसके बाद वाला वाइब्रेट होने लग गया, फिर इसके बाद वाला वाइब्रेट होने लगा। तो बेसिकली वाइब्रेशन आगे बढ़ रहा है, पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो पार्टिकल वर्सेस वेव मोशन के बीच में डिफरेंस होता है कि पार्टिकल मोशन के अंदर एक पार्टिकल यहां से उठ के वहां जाता है। जैसे कि मैं अगर उठ के यहां बैठ जाऊं तो वो पार्टिकल मोशन है, पर अगर मैं ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा हूं, जिसके कारण इधर वाला पार्टिकल वाइब्रेट करता है, जिसके कारण इधर वाला पार्टिकल वाइब्रेट करता है, जिसके कारण इधर वाला पार्टिकल वाइब्रेट करता है। बेसिकली तुम देखते हो ना कि जब स्कूल में हमारे साइकिल एक साथ लगी होती है, एक साइकिल गिरती है, लाइन से सारी गिर जाती है। ठीक है, तो वैसे ही ये वाइब्रेशन जो है वो आगे आगे ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो टाइप्स ऑफ वेव जो है ना मीडियम ऑफ प्रोपगेशन पर डिपेंड करती है। बेसिकली तुम्हें इतना भी चर्चा मतलब इतनी भी डीप में जाने वाली बात नहीं, बस तुमको बता रहा हूं थोड़ा सा। जैसे कि वेव्स समझ गया क्या है कि वेव मोशन क्या होता है। वेव मोशन मतलब जिसके अंदर वाइब्रेशन होता है, जिसके अंदर एक्चुअली पार्टिकल एक दूसरे से दूसरी जगह नहीं आ रहा, पर जो वाइब्रेशन है या जो वेव एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस है, बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन या टू एंड फ्रो मोशन। आगे बात समझ में, चलो
टाइप्स ऑफ वेव्स कौन सी बहुत सिंपल है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव वो होती है जिसके अंदर आपको एक मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको मीडियम इज नीडेड, और नॉन मैकेनिकल वो होती है जिसके अंदर मीडियम इज नॉट नीडेड, ठीक है। अरे भैया मीडियम क्या होता है, मीडियम मतलब कि एयर, ठीक है, या कोई भी चीज इज अ मीडियम, चाहे एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली मैकेनिकल मतलब कि ये मीडियम चाहिए इसको, यानी कि वैक्यूम में नहीं घूम सकती, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो मैकेनिकल वेव्स वो होती है जो कि वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। पर नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी होती है जो कि वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लाइट वेव हो गई। तो बेसिकली लाइट क्या है, लाइट भाई हमारा जो सन है और हमारा जो अर्थ है इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ना तो एटमॉस्फेयर है, ना तो गैस है, ना तो कुछ भी नहीं है, इट इज टोटल वैक्यूम, खाली जगह है। जैसे मैं, अब तुम बोलोगे भैया मेरे सामने भी तो खाली जगह है, पर मेरे सामने खाली जगह है पर यहां पर बहुत सारी गैसेस हैं जो मुझे दिखती नहीं है, तो उसके कारण आवाज चल रही है। अगर मैं वैक्यूम में होता ना, अगर मान लो कि पूरा रूम एक वैक्यूम रूम होता जिसके अंदर बिल्कुल हवा नहीं होती, तो मैं बक 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 करते रहता पर तुमको कुछ सुनाई नहीं देता, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लो चांद पे चले जाऊं और चांद में बक 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 करूं तो किसी को सुनाई नहीं देगा, ठीक है, मैं कितना भी चिल्ला लूं, क्यों, क्योंकि आवाज यहां से जा ही नहीं रही है, क्योंकि बीच में वैक्यूम है। पर अर्थ के पास में एटमॉस्फेयर है, तो ये मीडियम के थ्रू हमारी आवाज चली जाती है, ठीक है। तो बात समझ गए कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, ये भी बात क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव क्या होता है, तो कुछ भी टेंशन लेने बात नहीं, इसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल वो होती है वेव जिसके अंदर हमारा जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है एंड प्रोपगेशन है, इट इज इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अरे भैया ये क्या बोल दिया, ठीक है। बेसिकली देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि मेरी टक्कर इधर हुई है ना, तो क्या हुआ, मैंने इधर वाले को देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है ना, मुझे धक्का लगा तो मैंने इधर वाले को धक्का लगाया, उसने उधर वाले को धक्का लगाया, तो बेसिकली मेरा जो धक्का है, मेरा जो वाइब्रेशन है वो कैसे हो रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है, ऐसे 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 हो रहा है। और जो वेव जा रही है, वो जो पूरी वेव एनर्जी जा रही है, वो भी ऐसे ही जा रही है ना, वो भी ऐसे ही जा रही है। तो जब ऐसा होता है कि वाइब्रेशन मतलब कि ये जो टक्कर हो रही है सबको, वो भी सेम डायरेक्शन में है, और जो वेव का प्रोपोगेशन है वो भी सेम डायरेक्शन में है, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। अब ट्रांसफर वेव क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे रस्सी है ना, तो तुमने जिम में देखा होगा कि लोग ऐसे रस्सी से वो बहुत सारा ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, है ना। या फिर मान लो कि एक रस्सी तुम्हारे सामने और तुमने उसको ऐसे पकड़ के नीचे वो कर दिया एकदम से, तो वो रस्सी कुछ ऐसे जाएगी लहर में, है ना। मान लो कि मैंने रस्सी को ऐसे उठा के ऐसे पटक दिया तो रस्सी ऐसे जाएगी पूरी, है ना। तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो जब मैंने रस्सी को ऊपर से नीचे किया तो जो वाइब्रेशन है वो सारे ऊपर नीचे आए हैं, ठीक है। जो हमारी रस्सी जो ऐसे जा रही है ना, उस रस्सी के अंदर वाइब्रेशन सारे जो पार्टिकल्स जो है वो सारे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं, सारे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है, ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है। पर हमारा जो वेव है वो कैसे चल रही है, क्या रस्सी की वेव ऊपर नीचे चल रही है, नहीं, रस्सी की वेव ऐसे चल रही है ना। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव, ठीक है। चलो समझ में आ गया तो बहुत सही, नहीं समझ में तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे साउंड चैप्टर के ऊपर मेजरली, जहां पर हम बात करने वाले दो चीजों की, साउंड के प्रोडक्शन की, भाई साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, आवाज प्रोड्यूस कैसे होती है इन द फर्स्ट प्लेस, और दूसरा कि यहां से वहां तक पहुंचता कैसे है। तो साउंड का प्रोडक्शन तीन चीजों से होता है, कॉलिजन, वाइब्रेशन, वेव एनर्जी। तो बेसिकली इसके अंदर तुम्हें तीन चीजें ध्यान रखनी है कि भाई देखो ऑलमोस्ट सब कुछ मिल रहा है। कॉलिजन मतलब टकराना, ठीक है, टकराने से क्या होगा, वाइब्रेशन पैदा होगा, जब वाइब्रेशन पैदा होगा तो वेव एनर्जी आगे बढ़ेगी, ठीक है। चलो तो बेसिकली तुम्हें यह चीज समझनी है कि प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन का बहुत सिंपल सा फंडा है, तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर भी ज्यादा नहीं देखा है। प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ कॉलिजन जरूरी है, बिना कॉलिजन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या साउंड प्रोड्यूस हुआ, अभी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मेरी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट ही नहीं कर रही हैं, मेरी वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे को टक्कर ही नहीं मार रही हैं। जब तक टक्कर नहीं मारोगे तब तक साउंड कैसे आएगा, ठीक है। तो मेरी वोकल कॉर्ड्स, अब क्या हो रहा है, बोल रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैं हाथ रखूंगा तो तुम्हें वाइब्रेशन फील होगा, है ना। मतलब तुम बोल के देखो, तुम मेरे गले में हाथ मत रखना, तुम अपने गले पे हाथ रख के देखो, कुछ बोल के देखो तो तुम्हारा गला वाइब्रेट होगा। तो वाइब्रेट होने का मतलब क्या है कि मेरी जो वोकल कॉर्ड्स है वो ऐसे टक 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 वाइब्रेट हो रही है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही है। तो जब वो वाइब्रेट हो रही है, जब वो टक्कर कर रही है, ठीक है, उसके कारण ही साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली कोलिजन से प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन, है ना। जब मान लो कि जैसे कि ये है और ये है, जब ये दोनों टकराए तो कोलिजन हुआ इन दोनों का। अब तुमको वाइब्रेशन दिखेगा नहीं, पर फिर भी वाइब्रेशन पैदा होता है। हर वाइब्रेशन जरूरी नहीं कि तुमको दिख जाए, सब चीजें तुमको दिख जाएंगे तो फिर बचेगा क्या दुनिया के अंदर यार, ठीक है। फिर साइंस को पढ़ा रहे होंगे लोग, ठीक है। चलो तो बेसिकली कोलिजन हुआ, कोलिजन से क्या प्रोड्यूस हुआ, वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशन है इसी से क्या प्रोड्यूस होगा, अब वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, वेव एनर्जी, और ये वेव एनर्जी ही आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां तक समझो, अभी तक हमको प्रोडक्शन देना है। अभी देखो दो चीजें, प्रोडक्शन और प्रोपगेशन। प्रोडक्शन मतलब कि साउंड कैसे बना, प्रोपगेशन मतलब कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा। तो प्रोडक्शन समझ में आ गया कि भाई साउंड इन द फर्स्ट प्लेस बनेगा कैसे। जब तक कोलिजन नहीं होगा साउंड नहीं बनेगा। तो साउंड बनने के लिए कोलिजन जरूरी है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। क्या आवाज आ रही है, आई आई नहीं आई, अब आई, अब आई, अब आई, क्यों, क्योंकि कोलिजन हुआ।
कॉलिजन से वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशन से वेव एनर्जी बनी, और अब ये वेव एनर्जी आगे जाएगी। अब कैसे आगे जाएगी वो अभी बताऊंगा, बट अभी ये समझ जाओ कि प्रोडक्शन के लिए भाई साहब कॉलिजन नेसेसरी है। हाथ जोड़ के समझा रहा हूं, कॉलिजन के लिए सॉरी प्रोडक्शन के लिए कॉलिजन नेसेसरी। आ गई बात समझ में? बस जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक आवाज नहीं आएगी, ठीक है? क्या बोलते हैं यार वो, हाँ मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती ना, बस तो एक हाथ से ताली क्यों नहीं बजती? अरे टक्कर ही नहीं हो रही ना किसी चीज से, तो ताली कहां से बजेगी? चलो बहुत ही बढ़िया। अब ये प्रोडक्शन की बात समझ में आ गई, ठीक है? प्रोडक्शन की बात समझ में आ गई कि भाई सबसे मेजर चीज तो यही है कि हमको ये समझना है कि बिना टक्कर के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। कहीं भी अगर तुमको साउंड प्रोड्यूस करना है तो तुम्हें टक्कर करनी ही पड़ेगी, ठीक है? चलो तो इतनी बात क्लियर है, ठीक है? तो कहीं भी तुमको टक्कर तो लगानी पड़ेगी। अब देखते भाई प्रोपगेशन ऑफ साउंड, की साउंड आगे कैसे बढ़ता है। तो हमने प्रोडक्शन समझ लिया, अब प्रोपगेशन के ऊपर चर्चा करते हैं कि भाई प्रोपगेशन कैसे काम करता है। अब देखो चूंकि ये मैं आईपैड पे बता रहा हूं, मेरी बड़ी इच्छा थी कि इसको मैं तुम्हें स्मार्ट बोर्ड पे बताऊं, पर स्मार्ट बोर्ड जो है वो रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब स्टूडियो शिफ्ट हो रहा है तो। बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, टाइम मैं तुम्हारा वेस्ट नहीं करूंगा। तो ये जो जिफ है, तो बेसिकली ये जिफ मैं कोशिश करूंगा कि एडिटिंग के टाइम पे तुम्हें यहां पर देखने को मिल जाए, मतलब मुझे तो यहां पर चलता हुआ नहीं दिख रहा, पर तुम्हें चलता हुआ देखने को मिल जाए, ठीक है? प्रोपगेशन, तो बेसिकली सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, सबसे पहले एक स्टेटमेंट याद रख लो कि साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, यानी कि साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है। वो लिक्विड हो सकता है, वो एयर हो सकता है, वो गैस हो सकता है। जब मैं पानी के अंदर करूंगा तो भी आवाज जा सकती है, जब मैं सॉलिड के ऊपर ऐसे करके आवाज करूंगा तो भी आवाज जा सकती है, जब मैं हवा में बोलूंगा तब भी आवाज जा सकती है, पर आवाज वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। तो एक चीज समझ जाओ कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, बता चुका हूं, और साउंड को एक मीडियम की जरूरत है। अरे भाई जो आवाज है हमारी वो किसी के ऊपर बैठ के ही जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि बिना बैठे चली जाएगी। साउंड को हमेशा किसी चीज के बैठ के आने की जरूरत है, ठीक है? तो ऐसा समझ लो कि साउंड को कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए चाहिए। उसको गाड़ी बढ़िया मर्सिडीज में बैठ के जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई गाड़ी वाड़ी नहीं तो चल के नहीं जाएगा वैसे, ठीक है? चलो अब द मैटर ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच इट द साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। तो बेसिकली मीडियम क्या होता है? मीडियम मतलब ये होता है कि भाई किस मीडियम का मतलब समझ गया ना, कि मीडियम मतलब कि किस सब्सटेंस के थ्रू साउंड एक जगह से दूसरे के जा रहा है ना? अब बेसिकली साउंड एक जगह से दूसरी के जा रहा है का मतलब ये है कि साउंड की एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। आई बात समझ में? क्योंकि भाई हमने ये तो देख लिया कि साउंड में पार्टिकल तो मूव होगा नहीं, है ना? बस वो टक्करें मूव होंगी, वाइब्रेशन मूव होगा। अभी तुम अच्छे समझते जाओगे, जब तुम ऐसे जिफ देखोगे ना तो बिल्कुल टेंशन मतलब तुमको सब समझ में आएगा। टेंशन टेंशन मतलब, ठीक है? अब मीडियम क्या होता है तुम्हें पता चल गया। अगर तुम्हें नहीं पता हो कि मटेरियल मीडियम का मतलब क्या होता है, तो मीडियम का मतलब कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है? कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस जिसके ऊपर ये बैठ के ट्रेवल करेगा, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, हवा हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? चलो तो प्रोपगेशन समझेंगे कि प्रोपगेशन होगा कैसे। तो सबसे पहला प्रोपगेशन का पॉइंट है कि साउंड को मटेरियल मीडियम की जरूरत है, बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं होगा, ठीक है? अब जैसे ये जो जिफ है, तुम इसमें अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा बीच में जो ऑब्जेक्ट है, वो ब्लैक कलर वाला जो दिख रहा है तुमको, बीच में जो ऑब्जेक्ट है ये वाइब्रेट हो रहा है। पर देखो ये सोर्स है, ये साउंड का क्या है? ये सोर्स है, मतलब यहां से साउंड चालू हो रहा है, ठीक है? अगर मैं तुम्हें बताऊं तो दिस इज द सोर्स, मतलब जैसे कि अभी जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा गला सोर्स है। सोर्स मतलब जहां से आपकी आवाज चालू हो रही है। तो जहां से आवाज चालू होती है ना, वहां से एक्चुअली चीजें मूव नहीं होती है। मतलब वहां से एक्चुअली ऐसा नहीं होगा कि अगर यहां से मैं बोल रहा हूं तो मेरे गले में से कोई पार्टिकल निकल के तुम तक पहुंच रहा है, या मेरे मुंह से पार्टिकल निकल के तुम तक पहुंच रहा है। नहीं, मेरे गले से वाइब्रेशन निकला, मेरे मुंह तक पहुंचा, मेरे मुंह से वाइब्रेशन निकला, तो उसने बस अपने मेरे जो मुंह के आगे वाले पार्टिकल्स थे उनमें टक्कर दे दी, है ना? तो ये आगे वाला वाइब्रेट होने लग गए। फिर जब ये आगे वाला वाइब्रेट हुआ तो इसकी टक्कर आगे वाले को भी लगी, तो उसके आगे वाला भी वाइब्रेट होने लग गया, फिर उसके आगे वाला भी वाइब्रेट होने लग गया। तो ये जो वाइब्रेशन है, ये टक्कर है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ठीक है? यहां से कोई पार्टिकल उठ के वहां नहीं जाएगा, ये पार्टिकल यहीं वाइब्रेट होगा, इसके बाद वाला वाइब्रेट होगा, फिर इसके बाद वाला वाइब्रेट होगा, फिर इसके बाद वाला, फिर इसके बाद वाला, ऐसे करके वाइब्रेशन आगे बढ़ेगा, ठीक है? चलो अब देखो भाई, ये जो जिफ है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये वो चीज है जिसकी मैं तुमको शुरू में बता रहा था कि ये एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बाकी सारे कंसेप्ट बेस्ड है। समझ में आता तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आता तो भी ऐसा नहीं कि तुमको आगे का समझ में नहीं आएगा, पर अगर चमक जाता ना भाई तो फिर तो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है, फिर तो और कुछ नहीं चाहिए तुमको जिंदगी के अंदर, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो, बेसिकली ये जो जिफ है ये तुम्हें साउंड के मतलब जो साउंड वेव है उसका प्रोपगेशन बता रहा है, ठीक है? तुम्हें ये इस जिफ के अंदर ये चीज बहुत क्लियरली दिखेगी कि कैसे एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन के कारण जो पूरी वेव है वो मूव हो रही है, ठीक है? तुम ध्यान से अगर देख रहे हो तो ये जो तुम्हारी वेव है ये इधर जाती हुई दिख रही होगी तुम्हें, ठीक है? किधर जाती हुई दिख रही होगी? इधर जाती हुई दिख रही होगी, ठीक है? तो वेव तो तुम्हारी यहां से वहां जा रही है ना? जैसे कि तुम एरो के अंदर भी देखोगे कि वेव जो है वो तो चलती जा रही है, पर पार्टिकल कोई भी मूव नहीं हो रहा है, ठीक है? तुम देखो कि यहां पर जो रेड कलर में तुमको पार्टिकल बता रखा है, क्या ये पार्टिकल कहीं मूव हो रहा है? नहीं, ये पार्टिकल बस इधर उधर इधर उधर वाइब्रेट हो रहा है। तो पार्टिकल का तो टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है, पर इस पार्टिकल के वाइब्रेट होने के कारण हमारी जो वेव है वो पूरी की पूरी आगे बढ़ रही है ना? तो हमको ऐसा लग रहा है ना कि वेव जो है पूरी की पूरी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, पर वो एक्चुअली कोई भी पार्टिकल आगे नहीं बढ़ रहा है,
ठीक है, सोचो कितनी खूबसूरत बात है। सिर्फ पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, वो अपना धक्का आगे वाले को दे रहा है, वो धक्का आगे वाले को दे रहा है, धक्का, तो धक्के 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 लग लग के हमारी पूरी वेव यहां से वहां जा रही है, मतलब साउंड यहां से वहां जा रहा है, पर कोई भी पार्टिकल यहां से वहां नहीं जा रहा है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड है यहां पर तुमको सोर्स है, मतलब यहां से मान लो कि मैंने बोला, मैंने ऐसे आवाज आ गई हेलो, ठीक है, तो जब मैंने हेलो बोला तो वो हेलो कैसे आगे बढ़ा, वो ऐसे बढ़ा। ठीक है, जो मैंने जब हेलो बोला तो सारे पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट होने लग गए। अब इनका वाइब्रेशन कैसे आगे गया वो हमें यहां पर दिख रहा है इस जिफ के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें दो वर्ड्स दिख रहे होंगे, कंप्रेशन और रेरेफेक्शन। ठीक है, कंप्रेशन, ठीक है, उसको रेयरफेक्शन नहीं, उसको रेरेफेक्शन बोलते हैं। तो एक हो गया तुम्हारा कंप्रेशन और एक हो गया तुम्हारा रेरेफेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली इसका फंडा क्या है, इसका फंडा बहुत सिंपल सा है। ठीक है, देखो क्या हुआ कि मेरा एक पार्टिकल था यहां पे, है ना, तुम यहां पर जिफ में भी समझ जाओगे, कंप्रेशन मतलब जहां पर तुम इकट्ठापन देखोगे, जितना भी जहां जहां भी तुमको इकट्ठापन दिख रहा है, एक्यूमुलेशन दिख रहा है, वो पूरी जगह कंप्रेशन है। और जहां जहां तुमको दूरियां दिख रही है वो क्या है, रेरेफेक्शन है। ठीक है, तो रेरेफेक्शन नाम कैसे याद रखोगे, कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब हम कंप्रेस कर देते किसी भी चीज को, जब हम कंप्रेस करते तो सारी चीजें पास पास चिपक जाती है। अरे भाई मान लो किसी ने आके मुझे ऐसे कंप्रेस कर दिया तो मैं ऐसे सिकुड़ जाऊंगा, तो मैं पास पास आ जाऊंगा, तो कंप्रेशन मतलब ऐसे पास पास जाना। और रेरेफेक्शन मतलब कि अब तुम नाम में देखो, रेयर लिखा हुआ है, रेयर मतलब क्या है, रेयर। ठीक है, रेयर मतलब क्या है, बहुत मुश्किल से मिलती जो चीज, मतलब कम कम। ठीक है, तो रेरेफेक्शन वो जगह जहां पर खालीपन है। ठीक है, तो एक जो वेव जब भी मूव होती है ना, ध्यान से समझना, जब भी वेव मूव होती है तो इन दो चीजों के साथ ही मूव होती है। कौन कौन सी, कंप्रेशन और रेरेफेक्शन। बिना कंप्रेशन और रेरेफेक्शन के वेव मूव नहीं होती है। ठीक है, लॉजिकली समझो, लॉजिकली तुम यहां पर पार्टिकल को देख रहे हो, क्या हुआ, पार्टिकल देखो, मान लो मैं एक पार्टिकल हूं, है ना, अब मैं एक पार्टिकल हूं, मैंने इधर वाले पार्टिकल को टक्कर मारी। अब जब मैंने इधर वाले पार्टिकल को टक्कर मारी तब मैं और ये जो पार्टिकल है ये दोनों चिपक गए। मान लो ये मेरे पास वाला पार्टिकल है ना, अब क्या हुआ, मैंने इधर वाले पार्टिकल को टक्कर मारी। अब जैसे ही मैंने इसको टक्कर मारी तो क्या हुआ, देखो हम दोनों चिपक गए, हम दोनों इकट्ठा हो गए एक साथ। अब देखो यहां पर तो सिर्फ मैं एक पार्टिकल बता रहा हूं, ऐसे इस पूरी लाइन में हजारों पार्टिकल्स होंगे। तो जब हम हजारों पार्टिकल्स ऐसे कैसे गए होंगे, तो हमने इसको टक्कर लगाई, तो ये सारे पार्टिकल्स और इसके सारे पार्टिकल्स क्या हुए, टकरा गए। अभी तुम देखो हम सब किसमें, हम सब चिपक गए, हम सब इकट्ठे हो गए एक जगह पे। तो इस पोर्शन को मैं बोलता हूं कंप्रेशन। अब देखो हो क्या रहा है, मैं ऐसे 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 ट्रैवल कर रहा हूं, बस इतना समझो। तुम मुझे देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो कि बॉटल से प्यार करते हो, भाई मैं बॉटल से प्यार करता हूं, तुम मुझसे प्यार करो। ठीक है, तुम सिर्फ मुझे देखो अभी, है ना, फॉर इंस्टेंस तुम सिर्फ मुझ पे अटेंशन दो। ठीक है, पूरी तरीके से। अब मैं ऐसे 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 हो रहा हूं, ठीक है, सिर्फ मुझे ध्यान देना, मैं ऐसे 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 हो रहा हूं। अब जब मैं अब समझना, ये ऑब्जेक्ट है, इधर एक और, मतलब ये एक और पार्टिकल है, मैं पार्टिकल हूं, मेरे पहले एक और पार्टिकल था। तो मान लो किसी ने ऐसे बक करी, बक बक बोला, किसी ने मान लो हेलो बोला, तो जब हेलो बोला तो उसने जितनी भी पार्टिकल की एनर्जी थी बिल्कुल धप करके मेरे ऊपर मार दिया, ऐसा चांटा मार के। तो क्या हुआ, मुझे चांटा लगा, मतलब मेरे ऊपर टक्कर लगी, मेरे ऊपर कोलिजन हुआ, मेरे ऊपर जो वाइब्रेशन है वो मेरे ऊपर आ गया। अब मैं भी वाइब्रेट करूंगा, भाई इधर वाले ने मुझे धक्का दिया तो मैं भी आगे धक्का लगाऊंगा ना। ठीक है, मैं धक्का आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो जब मैंने धक्का लगाया तो ध्यान से देखो, जब जैसे ही मैंने धक्का लगाया तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऐसा समझ लो। ठीक है, मैं सिर हिला सकता हूं, पूरा शरीर नहीं हिला सकता, ब्रेक डांस करते नहीं आता मेरे को। ठीक है, टक्कर लगी। अब जब टक्कर लगी तो तुम देखो हम सब इकट्ठे हो गए, है ना, तो इकट्ठे जब हो गए तो इस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। अब टक्कर मारने के बाद क्या मैं यहीं चिपक जाऊंगा, इससे नहीं भाई, मैंने इसको टक्कर मारी तो जैसे मैंने इसको टक्कर मारी तो ये इधर जाएगा और मैं इधर आऊंगा, है ना, भाई मैं तो ऐसे 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 कर रहा हूं, है ना, मैं तो ऐसे ऐसे कर रहा हूं। अब ये बीच में आ गया तो क्या हुआ, मैंने इसको ऐसे किया तो ये ऐसे ऐसे करेगा। अब ध्यान से समझो, जब मैंने इसको टक्कर लगाई, ये देखो जब मैंने इसको से टक्कर लगाई तो क्या हुआ, हम इकट्ठे हो गए, तो इसको मैं बोलता हूं कंप्रेशन। और जैसे मैंने इसको टक्कर लगाई तो मैं तो मेरा काम क्या है, ऐसे घूमना बस, है ना। अब जब मैंने इसको टक्कर लगाई तो मैं वापस इधर आऊंगा, पर चूंकि मैंने इसको टक्कर लगा दी है तो क्या ये यहीं रहेगा, नहीं, ये तो आगे मूव होना चालू हो जाएगा ना, ये ऐसे ऐसे चलना चालू हो जाएगा। अभी तक शांत, अभी तक इसमें लगे बढ़िया जिंदगी चल रही, कोई नहीं आ रहा, और फिर एकदम से इसको टक्कर लग गई। तो जैसे इसको टक्कर लगेगी तो क्या होगा, इधर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तब मैं इधर आऊंगा। तो समझ रहे हो बात को, जब मैं इधर गया, है ना, अब जब मैं वापस इधर आऊंगा तो इस ऑब्जेक्ट पे तो टक्कर लगी तो ये तो इधर जाएगा, तो अब कुछ ऐसा सीन दिखेगा। तो अब देखो खालीपन आ गया हमारे बीच में, तो इसको हम बोलते हैं रेरेफेक्शन। ठीक है, तो कंप्रेशन रेरेफेक्शन, कंप्रेशन रेरेफेक्शन, कंप्रेशन, तो पूरी जो वेव है वो ऐसे ही चलेगी। ठीक है, टक्कर मतलब इकट्ठापन खालीपन, इकट्ठापन खालीपन। ठीक है, तो ये जो वेव है ये आगे इन कंप्रेशन और रेरेफेक्शन के फॉर्म में ही आगे बढ़ती है। कंप्रेशन मतलब अगर समझ गए तुम, कंप्रेशन क्या है, कंप्रेस हो जाना सारे पार्टिकल्स का एक जगह पे। रेरेफेक्शन मतलब थोड़ा दूर दूर जाना, तो ऐसे ही तो चलेगी ना भाई। जब मैं अगले को टक्कर दूंगा तो अगले को टक्कर देने, मैं ऐसे तो टक्कर दे नहीं रहा हूं, मैं ऐसे टक्कर दे रहा हूं, मैं वाइब्रेट हो रहा हूं। तो जब मैंने अगले को टक्कर दी तो मैं जब वापस इधर आऊंगा तो अगला उधर जाएगा। ठीक है, तो ये रेरेफेक्शन हो गया। अब जब वापस वो इधर आएगा तो वापस टक्कर लगेगी, फिर वापस दूर जाएगा, फिर वापस टक्कर लगेगी, फिर वापस दूर जाएगा। तो कंप्रेशन रेरेफेक्शन, कंप्रेशन रेरेफेक्शन। ठीक है, इस जिफ के अंदर भी तुम ये देखोगे कि कंप्रेशन रेरेफेक्शन कांस्टेंटली चल रहा है और इसी फॉर्म में हमारी वेव आगे बढ़ रही है। ठीक है,
अब अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई प्रेशर कहां ज्यादा होगा, तो सिंपल सी चीज है, कंप्रेशन में ज्यादा पार्टिकल्स पास पास है तो भैया प्रेशर ज्यादा यहां पे होगा, है ना, ज्यादा टेंशन यहां पे होगा। इतने सारे लोग एक साथ आ गए तो कितना प्रेशर है यार, दिमाग खराब हो रहा है। और रेरेफेक्शन में क्या है, चिल जिंदगी है, ठीक है। याद करने का फंडा बता रहा हूं। रेरेफेक्शन में क्या है भाई, दूर दूर है पार्टिकल्स, तो भाई प्रेशर जो है यहां पर लो होगा, ठीक है, लो प्रेशर रीजन हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ऐसे करके हमारी वेव प्रोपेगेट होती है, ठीक है। अब तुम्हें अगर इतना समझ में आ गया तो अब बस ध्यान से समझो कि मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन थे ना, इनको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश की, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसा किया कि भाई मुझे पता चला कि जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो पहले उसमें जैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, जो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में कंप्रेशन होगा, यानी कि सारे पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, है ना। कंप्रेशन, देखो ये मूव हो रहा है, ये यही है, तो क्या हुआ, ऐसा चल रहा है। तो देखो कंप्रेशन रेरेफेक्शन, कंप्रेशन रेरेफेक्शन, कंप्रेशन रेरेफेक्शन। स्टार्ट कैसे होगा, जब मैं बोलूंगा, जब मैंने बोला या मान लो किसी भी चीज से ये आवाज प्रोड्यूस की, तो स्टार्ट कैसे होगा भाई, सबसे पहले पार्टिकल अगले पार्टिकल को धक्का लगेगा, है ना। ऐसा किया तो यहां जो पार्टिकल होगा उसको धक्का लगेगा, है ना। तो सबसे पहले धक्का लगाने के सबसे पहले कंप्रेशन आया, कंप्रेशन आया, फिर अगले को धक्का लगा, तो कंप्रेशन रेरेफेक्शन, कंप्रेशन रेरेफेक्शन। तो हमारी जो वेव है वो ऐसे 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 मूव होगी, ठीक है। टकराया दूर हुआ, टकराया दूर हुआ, तो ये वेव धीरे धीरे आगे बढ़ती आ रही है। तो तुम ध्यान से देखो जिफ के अंदर की वेव ऐसे 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 आगे बढ़ रही है, ठीक है। कभी भी वेव ऐसा नहीं, साउंड वेव ऐसा नहीं कि यहां से वहां चली गई। ये साउंड वेव के जो पार्टिकल है वो ऐसे 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 चलेगा, हमेशा वेव ऐसे 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 चल रही है, ठीक है। कंप्रेशन रेरेफेक्शन, कंप्रेशन रेरेफेक्शन, कंप्रेशन रेरेफेक्शन ऐसे चल रही है, ठीक है। ये पास आए दूर गए, पास आए दूर गए, पास आए दूर गए, पास आए दूर गए, पास आए दूर गए। तो इस टाइप से वेव जो है पूरी आगे बढ़ रही है, ठीक है। आगे बात समझ में? अब मेरे को ऐसा पता लगा कि भाई पार्टिकल जब पास पास आता है तो हाई प्रेशर होता है, पार्टिकल दूर जाता है तो लो प्रेशर होता है। तो मैंने बस इतना दिमाग लगा। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूं, मैं जो अब ग्राफ पे प्लॉट करने वाला हूं वो साउंड वेव नहीं है, वो साउंड वेव नहीं है। वो क्या है, वो कंप्रेशन और रेरेफेक्शंस है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कंप्रेशन हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राफ ऐसा लिया जिसके अंदर मैं ऊपर लेता हूं हाई प्रेशर और नीचे लेता हूं लो प्रेशर। तो तुम बताओ सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हाई प्रेशर हुआ। अब धीरे धीरे तुम देखोगे तो हाई प्रेशर दूर होता जा रहा है और लो प्रेशर बनता जा रहा है। तो ये हाई प्रेशर ऊपर गया, फिर जब नीचे आ जाएगा वापस, फिर जब रेरेफेक्शन होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मेरा ग्राफ ऐसे चले जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा 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 दिखेगा, ठीक है। ध्यान से समझ गए मेरी बात को, ठीक है। बेसिकली आप देखो, यहां पर देखो सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेंसिटी ऑफ प्रेशर के हिसाब से अपना ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो ये देखो, ये है स्पीकर, सोर्स ऑफ साउंड। अब क्या हुआ, जैसे स्पीकर ने आगे वाले सारे पार्टिकल्स को धक्का मारा, है ना, कुछ बोला, मतलब क्या हो कि सारे पार्टिकल्स पे धक्का लगा, वाइब्रेशन लगा। तो ये देखो ये कंप्रेशन बन गया, फिर ये धक्का आगे पीछे बढ़ा, वो जो जैसे पीछे पिछले वाले जिसमें बनाया था, ठीक है। तो ये रेरेफेक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन, फिर रेरेफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरेफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरेफेक्शन। तो ये सब डेंसिटी वेरिएशन होगा, मतलब ये तुमको पार्टिकल्स बताया जा रहा है कि पार्टिकल्स देखो यहाँ पर चिपके चिपके दूर दूर है, चिपके चिपके दूर दूर है ना। मतलब डेंसिटी कम ज्यादा होती है ना, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स पास पास तो डेंसिटी बढ़ गई, पार्टिकल दूर गए तो डेंसिटी कम हो गई, सिंपल सी बात है। अब इसको मैं प्रेशर के टर्म्स में देखता हूं, ठीक है, कि भाई प्रेशर क्या हो रहा है। तो सेम प्रेशर भी डेंसिटी के हिसाब से रहेगा, है ना। जैसे ही कंप्रेशन आया तो पार्टिकल्स बहुत चिपक गए, रेयरफेक्शन आया तो पार्टिकल्स दूर दूर, कंप्रेशन आया तो पार्टिकल्स पास पास, रेयरफेक्शन आया तो दूर दूर, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। अब मैंने ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है ना, इनको मैंने डेंसिटी, अब इस जो ये जो डेंसिटी और प्रेशर है, इसको मैंने इस ग्राफ पे प्लॉट कर लिया, ठीक है। स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट बिल्कुल हाई प्रेशर से होगा, है ना। मैंने यहां पर थोड़ा गलत बना दिया, स्टार्ट कैसे होगा, यहां से होगा। अब ये ग्राफ को मैंने प्रेशर के हिसाब से प्लॉट किया, मैंने इसको आवाज, साउंड, ये वो किसी चीज के हिसाब से प्लॉट नहीं किया है। ध्यान से समझना, दिस इज नॉट अ साउंड वेव। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मैंने साउंड वेव ड्रॉ करी, ना भाई ना, मैंने साउंड वेव नहीं बनाई है। साउंड वेव ये तो भाई ट्रांसवर्स वेव हो गई ना, ये तो ट्रांसफर वेव हो गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्या ऊपर नीचे होते साउंड वेव? नहीं, साउंड वेव तो ऐसी 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 होती है ना। तो ये साउंड वेव तो नहीं है, ये क्या है, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है कंप्रेशन और रेरेफेक्शन का। ध्यान रखना भाई, ये साउंड वेव नहीं है। अगर इसको साउंड वेव बोल दे तो पाप हो जाएगा, महापाप, ठीक है। गुनाह अजीम कर दोगे तुम लोग अगर ऐसा बोलोगे। तो ये साउंड वेव नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसी ऐसी है ना। और भाई ऐसी ऐसी वेव तो ट्रांसफर्स होती है, पानी की लहरें ट्रांसफर्स वेव, वो रस्सी से जब मैं खेलता हूं वो ट्रांसफर्स वेव। तो ये ट्रांसफर्स वेव हो गई ना। अगर वेव होती तो ट्रांसफर वेव होती। तो ये भाई साउंड तो ट्रांसफर वेव हो ही नहीं सकता ना, साउंड तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। साउंड के तो पार्टिकल्स भी ऐसे वाइब्रेट करते हैं और वेव भी इधर जाती है। इसके अंदर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं और ये वेव ऐसे जा रही है। तो ये साउंड वेव तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये भाई कोई वेव नहीं है, ये ग्राफ है। ये लहरें समझ के इसको वेव मत करार देना, ठीक है। लहरें समझ के इसको वेव करार मत देना, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है। मैंने क्या किया, मेरे को जो दिख रहा था सामने उसको मैंने ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो हमने जब इसको ड्रॉ किया तो कुछ इस टाइप से ड्रॉ कि भाई जो हाई प्रेशर है,
फिर लो प्रेशर है, फिर हाई प्रेशर है, लो, मतलब तुम देखोगे ध्यान से तो जैसे कंप्रेशन और रेरेफेक्शन है, मैंने इसको बस ग्राफ पे बना दिया, मतलब ये जो कंप्रेशन आया तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, जब ये रेरेफेक्शन आया तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये देखो ये कंप्रेशन आया तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर धीरे धीरे दूर जा रहा है तो मैं इसको नीचे गया, फिर रेरेफेक्शन आया तो मैंने इसको नीचे ड्रॉ कर दिया, फिर रेरेफेक्शन कंप्लीट हुआ, फिर धीरे धीरे आपस से पास में आए, फिर वापस कंप्रेशन आया तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर देखो वापस से धीरे धीरे दूर गए तो ये नीचे आ गया, फिर वापस से रेरेफेक्शन आया तो मैंने इसको नीचे ड्रॉ किया, फिर ये देखो वापस से पास पास आ रहा है तो ये ऊपर चले गया, फिर कंप्रेशन, तो ये ऐसे करके पूरी वेव बन रही है। आ गई बात समझ में? तो ये हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव, ठीक है। अब इसी के अराउंड, इसी के इर्द गिर्द सारी बातें घूमने वाली है, ठीक है। चलो, तो प्रोपगेशन समझ में आ गया। अब देखो प्रोपगेशन जो है वो मीडियम, बेसिकली साउंड नीड्स ऑलवेज नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, ये वाला जो कंसेप्ट है तुम्हारे चैप्टर से हट चुका है, बट फिर भी अगर तुम्हें बता दूं क्विकली, तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ये एक्सपेरिमेंट पता नहीं क्यों हटा है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बेसिकली बताया जा रहा है कि साउंड को मीडियम की जरूरत है ना, और एक एक्सपेरिमेंट बता दे कि साउंड को मीडियम की जरूरत कैसे है और बिना इसके कैसे काम नहीं चलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस टाइप का, बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक जार लिया और जार के अंदर एक बेल लगा दी, है ना, घंटी लगा दी जार के अंदर, और इस जार को पूरा सील कर दिया, ठीक है। अब जब तक जार हमने सील किया और घंटी बजाई तब तक हमको बाहर आ रही थी, पर मैंने अब क्या किया, मैंने नीचे से एक वैक्यूम पंप लगाया और मैंने सारी जो हवा थी ऐसे करके खींच ली और उसके अंदर पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया और उसको सील कर दिया। अब क्या हुआ कि उस पूरे जार के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है, कोई एयर नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है। मैंने सारी हवा खींच ली करके बंद कर दिया उसको, मतलब सारी हवा उसमें से गायब हो गई। तो इस केस में मुझे इस बेल की ट्रन की आवाज नहीं आएगी, ठीक है। मुझे आवाज सिर्फ तब आएगी जब इसके अंदर हवा थी, जैसे मैंने हवा खींच ली, जैसे मैंने सारा वैक्यूम पंप से सारी की सारी एयर, सारे के सारे पार्टिकल्स बाहर निकाल लिए, तो अब मुझे इसकी आवाज बाहर सुनाई नहीं देगी, ठीक है। भले वो कितनी भी तेज आवाज है पर आवाज बाहर आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मीडियम ही नहीं ना कुछ, तो साउंड को हमेशा किसी के ऊपर बैठ के जाना होता है। यहां पर तो कुछ है ही नहीं बैठने के लिए, खाली जगह, तो भले तुम कितना भी चिल्ला लो आवाज नहीं आएगी। अगर मैं अपने आप को एक बड़े से जार में डाल दूं और उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दूं, मैं कितना भी चिल्ला लूं तुमको आवाज नहीं आएगी, तुमको लगेगा मैं म्यूट पे चिल्ला रहा हूं बेवकूफों जैसे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर वो ही नहीं है, मीडियम में, इसलिए ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। चलो चलो, ये ग्राफ क्लियर है। अब इसके ऊपर हम कई सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, साउंड जो है, अब चूंकि साउंड एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है और सब मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स है, भाई अल्टीमेट खेल किसका है? पार्टिकल के वाइब्रेशन का। साउंड कैसे ट्रैवल करता है? पार्टिकल के वाइब्रेशन से ट्रैवल करता है। तो सभी टाइप, यानी कि एयर, वाटर और स्टील, तीनों ही जो हमारे पास में मतलब फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं, उसके अंदर तुमको पता है ना कि भाई स्टील या सॉलिड हो गया तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। तो अगर पार्टिकल्स पास पास होंगे तो इसमें साउंड जल्दी जल्दी ट्रैवल करेगा, धीरे धीरे ट्रैवल करेगा? बताओ बताओ, पार्टिकल्स पास पास हैं तो टक्कर जो है वो यहीं कहीं हो जाएगी, है ना। मतलब मुझे इतना नहीं जाना पड़ेगा टक्कर करने के लिए, तो मेरे, क्योंकि भाई अगला पार्टिकल बिल्कुल मेरे से चिपका हुआ है, तो मैं बिल्कुल हल्की से टक्कर में उस तक एनर्जी ट्रांसफर कर सकता हूं। तो क्या होगा कि टक्कर बहुत पास पास होगी, तो इसका मतलब साउंड यहां पर बहुत तेजी से जाएगा। और सिमिलरली एयर के केस में होगा कि पार्टिकल दूर दूर है, तो मुझे टक्कर करने के लिए पूरा दूर तक जाना पड़ेगा। अभी मुझे सॉलिड के केस में इतना जाना पड़ा, वाटर के केस में इतना जाना पड़ा, और एयर के केस में इतना जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे दूर तक जाना पड़ेगा, तो एयर के केस में इसलिए साउंड की जो स्पीड है वो कम होती है। आगे बात समझ में? चलो, बस इतना सी कंसेप्ट और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो, अब आते भैया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के ऊपर। अब जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव है ना, ये इस ग्राफ के ऊपर बनाने वाला हूं मैं, मतलब ये जो कंप्रेशन और रेरेफेक्शन का जो हमने ग्राफ रखा है इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी ऑल दीज आर, ये जो चारों मैंने बना रखे हैं ना, ये साउंड वेव्स नहीं है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास में मेनली चार वो होती है कि हम कैसे साउंड वेव्स को कैरेक्टराइज करें, कि हम कैसे बताएं कौन सी वेव कैसी है, अच्छी, बुरी, कम, ज्यादा, कैसे बताएं। तो हमने उसके लिए चार चीजें बताई, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। ये चार चीजें हैं, तुमको ध्यान रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे चैप्टर का, ठीक है। चलो, सबसे पहला है वेवलेंथ। तो बेसिकली वेवलेंथ क्या होती है? अच्छा, एक चीज तुम्हें बता दूं, एक चीज तुमने यहां पर देख ही लोगी ध्यान से, कि बेसिकली ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है इसको भाई याद रखना बस, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर ध्यान से तुम देखो तो हमने डेंसिटी और ग्राफ, और यहां पर क्या है? डिस्टेंस, ठीक है। तो डेंसिटी और ग्राफ और डिस्टेंस मतलब आगे कैसे बढ़ता है, ठीक है। और जो बीच वाला लाइन है, इट इज द एवरेज डेंसिटी और प्रेशर, यानी कि मीन पोजीशन पे, मतलब जब मैं वाइब्रेट नहीं कर रहा हूं तब मैं किस हालत में हूं, या तब मेरी डेंसिटी या प्रेशर कितना है, उसकी ये वो बीच वाली लाइन है, ठीक है। जब मैं इधर गया तो हाई प्रेशर, इधर गया तो लो प्रेशर, और इधर आया तो बीच वाला प्रेशर। तो ये जब बीच में, जब मैं मीन पोजीशन पे हूं तो ये मेरा बीच वाला प्रेशर हो गया, है ना। जब मैं इधर गया, जब कंप्रेशन हुआ तो ये हाई वाला प्रेशर हो गया। जब मैं दूर आया, जब रेयरफेक्शन आएगा तो लो वाला प्रेशर हो गया, ठीक है। तो बस ये प्रेशर है, मतलब वो इकट्ठापन है, ठीक है। ज्यादा इकट्ठापन, जब भी मेरा ग्राफ ऊपर है तो इसका मतलब इकट्ठापन ज्यादा है, जब भी मेरा ग्राफ नीचे तो इकट्ठापन कम है, ठीक है। ये इकट्ठापन ज्यादा, इकट्ठापन ज्यादा, इकट्ठापन ज्यादा, इकट्ठापन, ये दूरीपन ज्यादा, दूरपन, या फिर दूरीपन ज्यादा, मतलब दूरीपन है जो भी बोलते हैं इसको, दूरियां ज्यादा, दूरियां ज्यादा, दूरियां ज्यादा, ठीक है। आगे बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब ये जो ऊपर पहुंचे ना, जो चोटी है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, मतलब कि जहां जहां भी मेरा इकट्ठापन हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये सब क्या है? ऑल दीज आर क्रेस्ट्स,
ठीक है। क्रेस्ट मतलब क्या हो गया तुम्हारा इकट्ठापन, यानी कि कंप्रेशन। सारा जो कंप्रेशन है उसको मैं यहां पर, जब मैं ग्राफ में जो टॉप का पॉइंट है इसको मैं क्रेस्ट बुलाता हूं, और जो ग्राफ में जो बॉटम का पॉइंट है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ये वाला, इसको मैं ट्रफ बुलाता हूं, ट्रफ। ठीक है, तो एक क्रेस्ट और ट्रफ याद रखना। तो बेसिकली ग्राफ कैसा दिखता है भैया? ग्राफ ऐसा दिखता है कि ऊपर होता है क्रेस्ट, नीचे होता है ट्रफ, और बीच में होती है एवरेज डेंसिटी और प्रेशर, और ये हमारा पूरा पूरा ग्राफ होता है। ठीक है, चलो अब वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ नाम से समझ आ रहा है कि वेव की लेंथ। तो वेव की लेंथ कितनी होगी? तो बेसिकली वेव की लेंथ का मतलब होता है दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स या क्रेस्ट या ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ भाई नाम क्या है? लेंथ। दिस इज जस्ट अ लेंथ। ठीक है, तो ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया ना, इस ग्राफ के अंदर दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है या जो दो ट्रफ्स के बीच में डिस्टेंस होती है बराबर होगी, और इसको मैं वेवलेंथ बोलता हूं, है ना। ये मीटर्स में है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, वैसे तो बहुत ज्यादा होगी, पर मैं तुमको बता रहा हूं बस। ठीक है, कि ये वेव लेंथ है, यानी कि वेव की लेंथ। ठीक है, तो वेव की लेंथ कैसे हम निकालते हैं? अब मुझे पूरा तो पता नहीं कि वेव कहां तक चलेगी, है ना। अगर ज्यादा जोर से चिल्लाया होगा तो वेव दूर तक चलेगी, है ना। मतलब बेसिकली वेव नहीं है, ये बस रिप्रेजेंटेशन है। तो जो कंप्रेशन रेयरफेक्शन है वो दूर तक चलेंगे, है ना। और अगर छोटी सी तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता कि कहां तक चलेगी, पर मुझे ये पता है कि इस वेव के अंदर एक वेव की लेंथ कितनी है। ठीक है, इस पूरे बेसिकली वेव लेंथ, है ना। तो वेव लेंथ मतलब क्या है कि दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो दो क्रेस्ट के बीच में जब मैं डिफरेंस देखूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई ये एक वेव, ये कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन के बीच में कितने डिस्टेंस है टोटल। ठीक है, तो बस तुम्हें ये बताना है और कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक वेवलेंथ मतलब कि देखो ये पूरी इस वेव की लेंथ। ठीक है, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन देखो यहां पर भी ध्यान से देखो कि ये तुम्हारे पास में ये होती है वेवलेंथ। ठीक है, ये क्या हो गई? वेवलेंथ हो गई। ठीक है, ध्यान से ये देखो, दो तुम्हारे क्रेस्ट के बीच में या फिर दो ट्रफ्स के बीच में। ठीक है, ये जो होगी ये वाली यहां से लेके यहां तक की, है ना। ये अगर तुमसे यहां से लेके यहां तक की देखो, जैसे कि एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस देखो, तो दिस इज सेमी वेवलेंथ, मतलब कि ये वेवलेंथ का हाफ है। ठीक है, और जो वेवलेंथ तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं लैम्डा से। लैम्डा बस एक कुछ नहीं है, लैम्डा बस एक लेटर है जो थोड़ा फैंसी लगता था तो हमने रख दिया। लैम्डा को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, ये हो गया लैम्डा। ठीक है, लैम्डा LAMBDA लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, अब देखो मैंने तुमको कम ज्यादा के फॉर्म में बता रखा है, जैसे कि ये जो है इसकी वेवलेंथ तुमको दिख गई। अब अगर इस वाले को देखो, नीचे वाले को, तो इस वाले के क्रेस्ट और ट्रफ के बीच, मतलब कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो इसके कंपैरिजन में कम है कि ज्यादा है? भाई ये वाले में ज्यादा है और ये वाले में कम है, यानी कि ऊपर वाले में जो वेवलेंथ है वो बड़ी है नीचे वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ऊपर वाले की वेवलेंथ ज्यादा है, नीचे वाले की वेवलेंथ कम है। मैं तुम्हें एक बता रहा हूं ताकि तुम्हें कंपैरेटिवली फिगर समझ में आए कि भाई कंपेयर करने में ज्यादा वेवलेंथ क्या होती है, कम वेवलेंथ क्या होती है। तो ज्यादा वेवलेंथ मतलब जिसकी क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसके अंदर क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस कम है, या ट्रफ्स को ले लो, बात तो एक ही, डिस्टेंस उतनी रहेगी। ठीक है, इसके अंदर कम है तो इसलिए इसकी वेवलेंथ कम है और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। बहुत बढ़िया, आगे बात समझे। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब तुम्हें खुद को भी पता है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंटली, मतलब हाउ फ्रीक्वेंटली कोई चीज हो रही है। ठीक है, मान लो कि मैं हफ्ते में 2 बार किसी के घर आ रहा हूं, और मैं दूसरे, मान लो कि फॉर एग्जांपल गट्टू है, गट्टू मेरे घर हफ्ते में 2 बार आता है और बिट्टू मेरे घर हफ्ते में 4 बार आता है। तो दोनों को ही मैं एक हफ्ते के हिसाब से देख रहा हूं, तो एक हफ्ते में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब कौन ज्यादा अकर हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? द अकरिंग ऑफ एनी इंस्टेंस या अकरिंग ऑफ एनी इवेंट। तो भाई ध्यान से देखो, बिट्टू मेरे घर पे 4 बार आ रहा है, गट्टू 2 बार आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी बिट्टू की ज्यादा है, क्योंकि ये उतने ही टाइम में ज्यादा बार आ रहा है। सिमिलरली इस केस में भी देखो तो दोनों में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? नीचे वाले की ज्यादा होगी ना, क्योंकि देखो उतने ही टाइम में कौन से में ज्यादा बार वेव्स आ रही है? नीचे वाले में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर देखूं, ठीक है, अगर मान लो मैं इतने टाइम की बात करता हूं, यहां से लेके यहां तक की, है ना, रुक जाओ, एक बढ़िया सा पेन का कलर लेते हैं हम, ये ले लेते हैं। मैं यहां से लेके यहां तक की अगर बात करता हूं, ठीक है, मान लो कि मैं इतने टाइम की बात कर रहा हूं, है ना, इतने इतने टाइम की, तो इतने टाइम के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो तो ऊपर वाली वेव के अंदर ट्रफ्स और क्रेस्ट कितनी बार ऑकर हुए? 2 बार, 2 बार, है ना, मतलब 2 बार क्रेस्ट 2 बार ट्रफ्स। पर अगर वहीं नीचे वाले को देखूं तो इतने ही टाइम में, है ना, इतनी ही डिस्टेंस में, इतनी ही दूरी में क्रेस्ट और ट्रफ्स कितनी बार है, मतलब कितनी बार अकर हो रहे हैं? तो देखो 1 2 3 4, सिमिलरली ट्रफ्स 1 2 3, है ना। तो बेसिकली नीचे वाली में क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो ज्यादा जल्दी ऑकर हो रहे हैं, मतलब उतने ही गिवन टाइम में मेरी जो क्रेस्ट और ट्रफ है, जो फ्रीक्वेंसी, जो ऑकरेंस है, जो मेरा बार बार आना है, वो कितना है? इसमें ज्यादा है, ये जल्दी 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 आ रहा है, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ठीक है, ये न्यू बेसिकली वी से थोड़ा अलग होता है। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने बस ऐसा कुछ किया है कि हमने ये लिया एक वी, और वी ड्रॉ करते करते ऊपर से ऐसे डंडी घुमा दी। ठीक है, इसको कई लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो न्यू बोलते हैं हम इसको, NU, न्यू।
है ना। तो न्यू से हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है, HZ। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब कि बिल्कुल ऐसे 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 जाना, है ना। मतलब कि अब देखो ध्यान से समझो, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कि वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, खुद बताओ भाई। अगर वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, जैसे इन दोनों के केस में देख लो कि दोनों केसेस में इस वाले में वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है ना। वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि जल्दी जल्दी अकर नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी अकर कब होगा, तो वेवलेंथ बहुत कम होगी। वेवलेंथ कम है इसका मतलब क्या है कि क्रेस्ट आया फिर वापस क्रेस्ट आएगा, फिर जल्दी क्रेस्ट आएगा, फिर मतलब फटाक से क्रेस्ट आते आ रहा है, फटाक से ट्रफ्स आते आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है। आगे बात समझ में। अब अगला कैरेक्टरिस्टिक है टाइम पीरियड, भाई कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज बेसिकली द टाइम टेकन बिटवीन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है भैया, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, यानी कि एक पूरी वेव को कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई ये पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन है ना, मतलब पूरा कंप्रेशन भी होगा, रेयरफेक्शन भी होगा, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अब ऊपर और नीचे वाले में से टाइम पीरियड किसका ज्यादा है, ऑब्वियसली ऊपर वाले का ज्यादा है, क्योंकि ऊपर वाले को ज्यादा टाइम लग रहा है ना। ये देखो भाई, इसको इतनी देर लग रही है पूरा एक वो कवर करने में, और नीचे वाले को देखो, ये एक पूरी वेव मतलब एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन है ना, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन, तो इसको कवर करने में कितनी देर लग रही है, इतनी सी देर लग रही है, और ऊपर वाले को इतनी देर लग रही है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड किसमें ज्यादा है, ऊपर वाले में ज्यादा, और नीचे वाले का टाइम पीरियड कम है, ठीक है। अब खुद सोचो कि नीचे वाले का टाइम पीरियड कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कि कम होगी। अरे भाई टाइम पीरियड कम है, टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या है कि भाई कम टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है मतलब क्या है, फटाक से चीजें ओकर हो रही है। तो जब फटाक से हो रही है मतलब जल्दी 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 हो रही है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। और तुम खुद देख भी लो, वेव के फॉर्म में भी देख लो, बताओ दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी तुमको ज्यादा दिख रही है। अब तुम कुछ चीजें देख के बता सकते हो, कैसे देख के बता सकते हो, इस वाले में बताओ इन दोनों में वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। इन दोनों में टाइम पीरियड किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। बड़ी वेवलेंथ तो बड़ा टाइम, ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा टाइम। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, तो नीचे वाले की ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहा है और धीरे धीरे कर रहा है, ठीक है। अगला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब समझो कि इंटेंसिटी, या मान लो कि किसी आवाज की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, पर इसका जो ऊपर नीचे जाने वाला वो पार्ट है ना। देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा है। हमारे ग्राफ में मान लो कि ये भी बराबर है, मतलब दो वेव्स है ना, जैसे कि ये दोनों वेव्स लिवन है। इन दोनों वेव्स के अंदर मान लो टाइम पीरियड भी बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, वेवलेंथ भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। पर इस वेव में देखो ये जो साउंड है इसके अंदर तुम देखो कि जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो ऊपर और नीचे जाने का वो है डिफरेंस, वो कम है। तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड कम है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो एम्पलीट्यूड यहां पर ध्यान से देखो, एम्पलीट्यूड ये होती है डिस्टेंस, मतलब कि मीन पोजीशन से तुम्हारा ऑब्जेक्ट कितना वाइब्रेट हो रहा है। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां है और वो मीन पोजीशन से इतना वाइब्रेट हो रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कम है। अगर मीन पोजीशन से वो इतना इतना वाइब्रेट होता है, उसका जो वो है क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड, वो ज्यादा है। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या होता है कि तुम्हारा वाइब्रेशन मीन पोजीशन से कितना दूर जा रहा है, ठीक है। अगर ज्यादा दूर जाएगा तो भाई बड़ा देखो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जा रहा है तो क्या होगा कि कंप्रेशन ज्यादा आएगा और उतना ही ज्यादा रेयरफेक्शन आएगा, ठीक है। तो इसीलिए एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट वहीं पास 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 वाइब्रेट होता है तो उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। एम्पलीट्यूड तुम देखो ऊपर नीचे से पता चलता है हमको, ठीक है। चलो इस वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा है क्योंकि इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद व्हिच द ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट, ठीक है। ये मैंने ताली बजाई, इस ताली में वेवलेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, पर इस ताली में और इस ताली में क्या फर्क है, क्या फर्क है, वेवलेंथ सेम है, टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, डिफरेंस क्या है, एम्पलीट्यूड का। मतलब देखो यहां पर मैं कम फोर्स से वाइब्रेट कर रहा हूं, यहां पर मैं ज्यादा फोर्स से वाइब्रेट कर रहा हूं, तो फोर्स बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो बेसिकली इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है कि जो ये वाला केस है जिसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उस केस में क्या होगा कि तुम्हारे जो एम्पलीट्यूड है, बेसिकली जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है, वो ज्यादा बड़ा होगा, मतलब ज्यादा दूर दूर तक वाइब्रेट होंगे, और इस केस में कम वाइब्रेट होंगे। आगे बात समझना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब देखो कुछ जनरल कैरेक्टर्स को वेव्स के अंदर, ये जो कुछ टर्म्स है जो तुमको टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी। एक होगी पिच। पिच मतलब कि जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है ना तो उसको पिच को हम फ्रीक्वेंसी, देखो तुमको बताता चलता हूं कि इन टर्म्स को हम किससे रिलेट करते हैं। तो पिच को हम रिलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो अब देखो हर चीज के मैं तुमको बताऊंगा कि किस टर्म को हम किससे रिलेट करते हैं और ज्यादा कम कैसे बांधते हैं उसमें, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं ना श्रिल वॉइस, यानी कि किसी आवाज की पिच ज्यादा है, यानी कि श्रिल है, तो इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब वो कुछ इस टाइप की आवाज है ना। और अगर मैं बोलता हूं डीप, तो वो कुछ ऐसी आवाज है, आ रही बात समझ में। डीप आवाज मतलब कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, और श्रिल मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल चलो अभी गिटार के साथ भी बताऊंगा, तुम चिंता मत करो। फिर दूसरा जो कंसेप्ट है वो है लाउडनेस। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। ऑब्वियस बात है, एम्पलीट्यूड कम लाउडनेस कम, एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउडनेस ज्यादा, ठीक है। तो इसके कौन से दो टर्म होते हैं, लाउड वर्सेस सॉफ्ट। यानी कि लाउड आवाज जो हम बोलते हैं, लाउड आवाज कौन सी होती है, जिसमें जो एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है, और एक सॉफ्ट आवाज जिसमें एम्पलीट्यूड कम होता है। अगला है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज ए टू नहीं,
इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम एम्पलीट्यूड के जब स्क्वायर करते हैं तो उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी और लाउडनेस दोनों ही एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या तुमको बताऊंगा आगे चल के, बट अभी समझो कि एम्पलीट्यूड की इंटेंसिटी की यूनिट होती है, इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है डेसिबल, ठीक है, डीबी। तुम अगर कभी भी थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग की होगी तुमने कभी, तो तुम देखते होगे कि वहां पर जो साउंड है वो डीबी में होता है, डेसिबल्स में होता है। जैसे तुम अगर मेरे इस माइक को भी देखोगे ना, तो इस माइक के अंदर भी तुम्हारे पास में सेटिंग होती है अलग अलग डेसिबल्स पे सेट करने की, ठीक है। ये देखो, जैसे माइक का रिसीवर है, इसके ऊपर तुम्हें देखने को मिलेगा डीबी लिखा हुआ है, डेसिबल। मतलब तुमको इंटेंसिटी कितनी रखनी है आवाज की, ज्यादा लाउड रखनी है तो डेसिबल बढ़ा लो, कम रखनी है तो डेसिबल कम कर लो, ठीक है। तो कैसे बढ़ता है ये भाई, एम्पलीट्यूड से बढ़ता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, ठीक है। चलो अगली एक चीज होती है टिम्बर। टिम्बर इज द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश अदर साउंड फ्रॉम हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस। सो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं और मेरे साथ में एक और व्यक्ति बात कर रहा है। मान लो हम दोनों की आवाज की इंटेंसिटी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है, पर तुम्हें पता चल जाता है ना कि ये कोई और बोल रहा है, ये कोई और बोल रहा है। तो ये हम दोनों की आवाज में क्या यूनिक है, हम दोनों की आवाज का टिम्बर, मतलब टिम्बर को हम बोलते हैं क्वालिटी। तो हम दोनों की आवाज की क्वालिटी अलग है, इसलिए तुम पता लगा पाते हो। मान लो तुम्हारे दो दोस्त हैं, तुम्हारे दो दोस्त सेम इंटेंसिटी से गा रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम गाना गा रहे हैं, सेम सुर पे गा रहे हैं और सेम लाउडनेस पे गा रहे हैं, है ना। दोनों ही दोस्त हैं, सब कुछ सेम है उनके गाने का, पर फिर भी तुमको पता चल जाता है ना कि तुमको भाई ये दोनों लोगों की आवाज अलग है। कैसे पता चल जाता है, वो उनके टिम्बर से, क्योंकि उन दोनों की आवाज की क्वालिटी नेचुरली अलग होती है, ठीक है। चलो फिर एक और चीज है कि जो भी साउंड ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम बोलते हैं टोन, यानी कि टू या फिर ओ। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर टोन्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी है। पर अगर मैं ओ ओ ओ ओ बोलता हूं तो ये सिंगल टोन नहीं, इसमें बहुत सारे टोन्स हैं, ठीक है। द साउंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड अ नोट। तो जैसे ओ ओ ओ ये क्या हो गया, एक नोट हो गया, ठीक है। चलो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं ना उनको ज्यादा अच्छे से रिलेट हो पाएगा और ये ज्यादा प्लेजेंट होता है। अब मैं ओ बहुत देर तक बोलूंगा तो तुम चिढ़ जाओगे, पर मैं ओ बोलूंगा तो तुमको फिर भी थोड़ा प्लेजेंट लगेगा, ठीक है। एक और चीज, लाउडर साउंड कैन ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस एज इट इज एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी। ठीक है, बेसिकली मैं तुमको सारे साउंड के फंडे बता रहा हूं, ठीक है। मतलब मैं पूरा साउंड के बारे में चर्चा कर ली, अब कैसा साउंड कैसा दिखेगा अब आ जाते हैं हम थोड़ी चर्चा करके, ठीक है। चलो तो बहुत देर तक 40-45 मिनट हो गए, बिल्कुल बिल्कुल बिना चुप हुए, बिल्कुल नॉन स्टॉप बोल रहा हूं, ठीक है। देखो चन्ना मेरेया, इतना गाना सुनाया फिर भी चन्ना मेरेया गाना पड़ा के चलो मस्ती मजाक साइड में रखता हूं, अब तुमको समझाता हूं बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी सिर्फ एक ही स्ट्रिंग प्ले कर रहा हूं, ये ऊपर वाली। क्या हो रहा है इसमें, सेम वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी, कुछ भी चेंज नहीं है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि तुम्हारी आवाज श्रिल हो जाएगी, जैसे कि ये है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये और ये, ठीक है। देखो ये डीप हो गया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये श्रिल हो गया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। दोनों की लाउडनेस सेम थी। देखो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स मत करना, चारों अपने आप में अलग अलग है, लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। ये लाउडनेस सेम है, ये लाउडनेस सेम है, पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ये श्रिल है, ये डीप है। आगे बात समझ में। अब सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ सेम टाइम पीरियड, पर कम लाउडनेस ज्यादा लाउडनेस, है ना। कम एम्पलीट्यूड ज्यादा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैंने कितने फोर्स से लगाया, हल्के फोर्स से लगा रहा हूं, कम एम्पलीट्यूड कम लाउडनेस कम इंटेंसिटी। टूट जाएगा भाई, ज्यादा फोर्स से लगा रहा हूं, ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा वाइब्रेशन ज्यादा लाउडनेस। आगे बात समझ में। अब सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं करके, ठीक है। तो तुमको ये समझ में आ गया बेसिकली कि श्रिल वर्सेस डीप क्या होता है। श्रिल सॉरी डीप, श्रिल और श्रिल और श्रिल, श्रिलनेस बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। देखो इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है कि जब मैं ये प्ले कर रहा हूं तो क्या हो रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा है ना, इसलिए आवाज डीप है। इसके अंदर टाइम पीरियड बहुत कम है ना, और टाइम पीरियड कम है और साथ साथ क्या हो रहा है कि जो क्रेस्ट और ट्रफ आ रहा है वो बहुत फटाक से आ रहे होंगे। तो देखो जब मैं हाई नोट प्ले करता हूं नीचे वाला, तो मेरा ग्राफ या जो मेरा जो वो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा, और जब मैं ऊपर वाला प्ले करता हूं ये वाला, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब दूर दूर दिखेगा। आगे बात समझ में। क्योंकि इस केस में देखो फ्रीक्वेंसी कम है ना, इस केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब श्रिल साउंड वाला साउंड, और फ्रीक्वेंसी कम मतलब डीप वाला साउंड, ठीक है। चलो लाउडनेस समझ में आ गया कि लाउडनेस का इससे कोई लेना देना नहीं है भाई, ये भी उतना ही लाउड है, ये भी उतना ही लाउड है। मैं लाउडनेस सिर्फ फोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलो अब एक और चीज बता दो कि भाई इंटेंसिटी और लाउडनेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली लाउडनेस अगर तुमको बताऊं मोटा मोटा, तो लाउडनेस जो होती है हमारे पास में, सॉरी लाउडनेस जो होती है
इट इज द हियरिंग, कैसे बताऊं, इट इज द हियरिंग सेंस। बेसिकली लाउडनेस जो होती है वो कान टू कान डिफर करती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि मैंने जो है, मैं बजा तो वैसे ही रहा हूं, पर किसी व्यक्ति को हो सकता है लाउड सुनाई दे और किसी व्यक्ति को हो सकता है कम लाउड सुनाई दे, है ना भाई। मान लो कि अगर माइक से मैं दूर कर लो इसको, ठीक है, अभी मैं यहां बजा रहा हूं बिल्कुल, तो तुम्हें लाउड सुनाई दे रहा होगा, तुमको थोड़ा कम लाउड सुनाई दे रहा होगा। तो क्या इसका मतलब मैंने यहां पर एम्पलीट्यूड चेंज किया? नहीं, है ना। मेरी तो बेसिकली लाउडनेस जो होता है वो मेनली मेजरली हियरिंग पे डिपेंड करता है। किसी को वही चीज कम लाउड सुनाई दे सकती है, किसी को ज्यादा सुनाई दे सकती है, पर इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है कि अगर आपका एम्पलीट्यूड उतना है तो आपकी इंटेंसिटी उतनी है। अब भले तुमको सुनाई दे या ना सुनाई दे, मुझे पता है कि इसकी इंटेंसिटी उतनी है और यहां पर भी इंटेंसिटी उतनी है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इंटेंसिटी जो है उसका तुम्हें कितना सुनाई दे रहा है उससे लेना देना नहीं। इंटेंसिटी का इससे डिपेंड कर रहा है कि मैंने कितना फोर्स लगा के एम्पलीट्यूड जनरेट किया, ठीक है। और कई बार हम लाउडनेस को इंटेंसिटी से रिलेट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि लाउडनेस सब लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर सुनाई देती है, ठीक है। पर लाउडनेस जो है वो बिल्कुल ही एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। मतलब एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली लाउडनेस ज्यादा होगी, पर हो सकता है कि तुमको तब भी कम सुनाई दे, ठीक है। तो उस केस में हम इंटेंसिटी की चर्चा करते हैं, जो हमको एक्चुअल चीज बताता है कि भाई सच में आवाज जो लाउड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में। चलो, बहुत बढ़िया। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो इस टाइप से रिलेटेड होता है ना भाई। फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमेशा तुम ध्यान रखोगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की कितनी जल्दी तुम्हारी चीज अकर हो रही है ना। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा इसके बराबर होता है 1/t के बराबर, यानी कि 1 टाइम पीरियड के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, ये इनवर्सली रिलेटेड होता है, ठीक है। मतलब कि टाइम पीरियड अगर बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, है ना भाई। टाइम पीरियड बढ़ गया यानी कि क्या हुआ कि हमारा जो क्रेस्ट और ट्रफ है वो कुछ ऐसा ऐसा है, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड, जो पूरा एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है यहां से लेके यहां तक का, ये यहां से लेके यहां तक का वो ज्यादा है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी कम हो गई। सिमिलर अगर दूसरा केस लूं, ये वाला जिसके अंदर हमारा जो पूरी साइकिल है वो इतनी जल्दी हो गई, ये यहां से लेके यहां तक में साइकिल हो गई, तो इसका टाइम पीरियड कम है यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड जब कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकंड्स। बहुत ही बढ़िया। अब व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव? अगर तुमसे बोला जाए कि भाई साउंड वेव की स्पीड क्या है, तो साउंड वेव की स्पीड बहुत सिंपल तरीके से निकल सकती है, बहुत ही टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तुमको स्पीड का फॉर्मूला पता है ना? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतनी बात पता है बस। साउंड वेव की स्पीड का भी वही फॉर्मूला है, ठीक है। बस तुमको इतना पता है कि साउंड वेव की स्पीड के केस में मैं डिस्टेंस की बजाय क्या लूंगा? क्या मैं डिस्टेंस नाप सकता हूं यहां पर कि मैंने कहां से बोला और कहां तक पहुंचा? नहीं, पर मैं वेवलेंथ नाप सकता हूं, है ना। मैं वेवलेंथ नाप सकता हूं कि भाई वेवलेंथ कितनी है, यानी कि ये क्रेस्ट और मतलब दो क्रेस्ट या दो ट्रफ्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये मैं नाप सकता हूं, ये वेवलेंथ मुझे पता है। तो इस केस में मतलब जब मैं साउंड की बात करता हूं तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाती है? डिस्टेंस किसके बराबर हो जाती है? डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर हो जाती है ना, यूनिट वो रहेगी मीटर। और टाइम किसके बराबर हो जाता है? टाइम पीरियड के बराबर। मतलब कि भैया एक पूरी वेव में या एक पूरी साइकिल में यहां से लेके यहां तक, ठीक है, सॉरी इससे बताता हूं, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा वो हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड, ठीक है। तो वही तो सेम चीज को तुम यहां पर लिख दोगे, क्या हो जाएगा यहां पर जब तुम लिखोगे तो साउंड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। मतलब स्पीड ऑफ साउंड वेव होती है लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। अब इसी को एक और फॉर्मूला से भी तुम लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला है वो? देखो साउंड की स्पीड भी मतलब स्पीड तो वही है ना, स्पीड तो स्पीड ही होती है, तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगी, पर इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। क्या है भाई? तुमको पता है 1 अपॉन टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव विल बी इक्वल टू, तुम ऐसा भी लिख सकते हो लैम्डा न्यू, ठीक है। यानी कि तुम स्पीड को लैम्डा न्यू लिख सकते हो। अच्छा एक और चीज बताओ कि यहाँ पर हम स्पीड, अब तो हम बड़े हो गए ना, तो हम वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर v लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी v लेंगे, ठीक है, ये v हो गया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। अच्छा अब v और न्यू में कंफ्यूज मत होना, v मैंने ऐसे लिखा है और न्यू मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो या चलो v को ऐसा लिख देता हूँ सिंपल तरीके से यार, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये v हो गया और ये न्यू हो गया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। बहुत सिंपल है, बिल्कुल टेंशन मतलब, फिर से बता देता हूं तुमको। चलो पूरा ही फिर से बता देता हूं, हटाओ अलग इसको, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर तुमको लगाओ तो थोड़ा बहुत क्यों लगने दूं मैं, ठीक है। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तुमको पता है। साउंड वेव के केस में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है भाई? पूरे साउंड जो अभी तक हमने देखा है, हमने मीटर में सिर्फ एक ही चीज ली, क्या ली? लैम्डा, ठीक है, जो वेवलेंथ थी वो। और टाइम हमने सिर्फ एक ही बार यानी कि सेकंड में सिर्फ एक ही चीज ली, जो कि क्या था? टाइम पीरियड। तो बस स्पीड ऑफ साउंड वेव यानी कि v, इसको यार ऐसे लिख लेता हूं कि v इज इक्वल टू, अरे फिर से v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। अब एक और चीज तुमने अभी जस्ट देखी कि भाई फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कुछ ऐसे रिलेटेड है कि न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो भाई ये 1 अपॉन टी की तुमको वैल्यू पता है क्या होती है? न्यू होती है। तो मैं 1 अपॉन टी की वैल्यू यहां पर रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी है ना। लैम्डा अपॉन टी मतलब लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी। तो मैंने क्या किया? 1 अपॉन टी की जगह रख दिया न्यू, तो ये हो गया लैम्डा न्यू। तो v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। और इसी फॉर्मूला के ऊपर तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। या तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर लो या फिर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन, ठीक है। तो कभी भी स्पीड ऑफ साउंड को वेवलेंथ या इन सब चीजों से डिपेंड मत करना। मैं
ऐसे बात करूं, ऐसे बात करूं, ऐसे बात करूं, कैसे ही बात करूं, जो स्पीड है इस साउंड की वो सेम रहेगी एयर के अंदर, ठीक है। उसको तुम वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ और ये सब क्या, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, है ना। मतलब ये जो मैं बात, ये जो मेरी मेरी बोली है, उसको मैं कैसे कैरेक्टराइज कर सकता हूं, उसको मैं कैसे स्टडी कर सकता हूं, वो चीज है। पर ये स्पीड ऑफ साउंड नहीं बताता। स्पीड ऑफ साउंड कॉमन है, मतलब इस एयर के अंदर सबकी स्पीड सेम है, चाहे मैं टक 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 बता रहा हूं या टक 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 बता रहा हूं। बेसिकली मेरे धीरे या तेज बोलने से स्पीड चेंज नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं धीरे बोलूंगा तो तुमको बहुत देर बाद सुना देगा, मैं तेज बोलूंगा तो जल्दी सुना, नहीं। मेरे धीरे और तेज बोलने में बस इतना फर्क है कि जब मैं धीरे बोलूंगा तो मेरी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, जब मैं तेज बोलूंगा तो आवाज दूर तक जाएगी, पर स्पीड उतनी ही रहेगी आवाज की, ठीक है। तो स्पीड जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है। चलो ये देखो, ये मैंने तुमको अभी बताया, जैसे एयर के अंदर स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकंड, है ना। कि कोई अल्टीमेटली साउंड क्या है, साउंड धक्का ही है, वाइब्रेशन ही है। तो अगर वाइब्रेशन पास पास हो रहा है तो जल्दी जल्दी हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारी स्पीड तेज हो जाएगी। जैसे स्टील के अंदर स्पीड बहुत तेज होती है, ठीक है। और एयर के अंदर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स दूर दूर है, तो साउंड जो मतलब जो वाइब्रेशन है वो दूर तक होगा, तो जब दूर तक होगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब आते भैया अगले कंसेप्ट के ऊपर, जो कि रिफ्लेक्शन साउंड। रिफ्लेक्शन साउंड बिल्कुल सिमिलर है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं, एक बार तुम एनसीईआरटी रीड भी कर लोगे तो कुछ नहीं तो समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्शन साउंड बिल्कुल सेम टू सेम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरह होता है। तीन जो रूल्स होते हैं तुम्हारे पास में कि सॉरी, तो मैंने जो लाइट के रूल देखे थे ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये चीज यहां पर भी सेम टू सेम फॉलो होती है, जो तुमने लाइट में पढ़ी होगी 8th क्लास के अंदर, सेम चीज यहां पर है, ठीक है। तो बेसिकली साउंड के अंदर भी साउंड रिफ्लेक्ट कब होगा प्रॉपर्ली, जब मैं बिल्कुल इंसिडेंट एंगल, तो मैंने क्या किया बेसिकली, देखो एक टेबल ली है, टेबल के ऊपर ऐसे दो ऐसे पाइप लिए, है ना, और इन पाइप्स को मैंने ऐसे अरेंज किया है कि भाई ये जब मैं बीच में से एक लाइन ड्रॉ करूंगा ना, मतलब ये पीछे वाले वॉल से जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना, परपेंडिकुलर, तो इधर भी एंगल उतना ही है और इधर भी एंगल उतना ही, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर है। जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे एग्जैक्टली आवाज यहां पर ऐसे कैसे सुनाई देगी, मतलब मैंने यहां पर क्या किया, क्लॉक रखी और टिक 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 की आवाज की, और यहां पर ईयर रख दिया, तो भले ही तुम देखोगे कि यहां पर ये जुड़े हुए नहीं है, ये यहां से भी दूर है, यहां से भी दूर है, यहां से भी दूर है, पर फिर भी साउंड टकरा के यहां तक पहुंच जाएगा, तो साउंड टकरा भी सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमको यहां से देखने को मिलती है, बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब इसी रिफ्लेक्शन के दो एप्लीकेशंस होते हैं, एक होता है एको और एक होता है रिवर्बरेशन, ठीक है। एको मतलब क्या होता है भैया, एको मतलब कि तुमने जब कुछ बोला तो वो टकरा के आवाज तुम्हारे पास वापस आ गई, उसको हम बोलते हैं एको। अब एको और रिवर्बरेशन में क्या डिफरेंस होता है, देखो एको क्या होता है, प्रणय 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 प्रणय, और रेवर्बरेशन क्या होता है, जब तुम किसी बड़े हॉल में जाते हो और तुमने चिल्लाया प्रणय, तो तुम्हें प्रणय प्रणय बार बार सुनाई देने को नहीं मिलेगा, पर तुम्हें क्या मिलेगा, जब तुमने प्रणय बोला ना तो तुम्हें पूरा वर्ड क्लियरली सुनाई देगा, तुमको बस लास्ट की पूंछ सुनाई देगी, मतलब प्रणय, है ना। समझ रहे हो, जब हम बड़े हॉल में जाते हैं तो हमको जब प्रणय चिल्लाते, प्रणय चिल्लाते, तो प्रणय ऐसा सुनाई देता है, पर जब मैं किसी पहाड़ी पे जाता हूं तो मुझे प्रॉपर्ली सुनाई देता है पूरा वर्ड क्लियरली, प्रणय 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 प्रणय, तो इसको मैं एको बोलता हूं, ठीक है। और जो प्रणय, इसको मैं रेवर्बरेशन बोलता हूं, जो तुम्हें बड़े हॉल में सुनाई देता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली एको में तुम एक चीज क्लियरली समझ पा रहे हो कि जो मुझे आवाज प्रणय सुनाई दे रहा है फिर से, वो थोड़ी देर बाद सुनाई दे रहा है क्लियरली, है ना, मतलब वो प्रणय 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 ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली सिंपल फंडा क्या है कि हमारे दिमाग को ना कोई भी साउंड अगर हम बोलते हैं, कुछ भी बात बोलते हैं, तो हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड तक रहती है, ये ध्यान रखना, हमारे दिमाग के अंदर वो आवाज 0.1 सेकंड तक परसिस्ट करती है। तो अगर मैं कुछ भी उसी दौरान बोलूंगा, जीरो ऐसा बोल दिया, तो तुमको समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने 0.1 सेकंड के अंदर बहुत सारी चीजें बोल दी, है ना, 0.1 सेकंड के अंदर बहुत सारी चीजें बोल दी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे ब्रेन को कोई भी आवाज प्रोसेस करने में, या उस हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी आवाज जब जाती है तो वो 0.1 सेकंड तक रहती है, ठीक है, मतलब 0.1 सेकंड लगता है हमारे दिमाग को वो चीज समझने के लिए। अब अगर मैं उसी बीच बार बार चीजें बोल दूंगा तो मुझे क्लियर समझ में आएगा, तो मुझे ये तो क्लियर होगा कि भाई अगर एको होना है तो एको मिनिमम, अगर जो मुझे आवाज जो रिफ्लेक्टेड आ रही है वो 0.1 सेकंड के बाद आनी चाहिए। अगर 0.2 सेकंड में आती है तो हाँ भाई मुझे प्राणायाम 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 क्लियरली सुनाई दे जाएगा। अगर 0.1 सेकंड के अंदर अंदर ही आ रही है, मतलब 0.05 सेकंड में आ रही है, तो मुझे प्राणायाम 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 क्लियरली सुनाई नहीं देगा, और उस केस में वो रिवर्ब होगा, ठीक है। तो जब भी 0.01 सेकंड के बाद मुझे कोई आवाज सुनाई देती है तो वो एको होता है, ठीक है। चलो, टू हियर अ डिस्टिंक्ट एको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड मस्ट बी 0.1 सेकंड, ठीक है। मतलब ओरिजिनल साउंड मतलब जब मैंने बोला और जो मुझे सुनाई दिया उस बीच में डिफरेंस हमेशा 0.1 सेकंड होना चाहिए। अगर मेरे बोलते से ही मुझे सुनाई देगा, मतलब 0.1 सेकंड का डिफरेंस नहीं है, तो उस केस में मेरा जो एको है वो नहीं है, वो रेवर्बरेशन है, ठीक है। चलो, तो मिनिमम कंडीशन ऑफ इको क्या होगी, अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम के अंदर भी आ सकता है, बहुत ध्यान से सुनना है वाली बात, ठीक है। देखो, तुम्हें ये चीज पता चल गई कि मिनिमम 0.1 सेकंड का डिफरेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब हमें एक और चीज पता है, हमें क्या चीज पता है कि भाई जो साउंड की स्पीड है, जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो मैंने कैलकुलेट कर ली, मतलब साइंटिफिकली कैलकुलेटेड और स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो है 34.4 मीटर्स, 34.4 मीटर्स, ये चीज पता है मुझे, ठीक है। अब
क्या हुआ कि हमारा जो सॉरी हमारी जो साउंड की स्पीड है इतनी नहीं है, ये तो डिस्टेंस बता दी मैंने। स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकंड। तो चलो दोनों चीजें मैं लिख देता हूं साथ साथ, ठीक है। तो बेसिकली सुन जाओ ध्यान से, ठीक है। पहली चीज मुझे पता है कि भाई जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 344 मीटर पर सेकंड, है ना। ये निकली हुई स्पीड है, ठीक है। और दूसरी जो चीज मुझे पता है कि भाई मिनिमम मुझे टाइम गैप चाहिए 0.1 सेकंड का, है ना। अब तुम सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ। सिंपल मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि भाई देखो, मुझे स्पीड पता है और मुझे ये पता है कि कितनी देर लगनी चाहिए वहां तक पहुंचने में, है ना। कि भाई इतनी देर लगनी चाहिए वहां तक पहुंचने में वरना मेरा काम नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई। तो तुम ये निकाल सकते हो ना कि डिस्टेंस कितनी होगी। भाई तुम्हें पता है कि 20 किलोमीटर है ना। सॉरी, तुम्हें पता है कि भाई मेरी गाड़ी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और तुम्हें पता है कि मुझे 1 घंटे में वहां पर पहुंचना है, ठीक है। मैं 1 घंटे में वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो तुम यहां से निकाल सकते हो ना डायरेक्टली कि भाई 20 किलोमीटर होगी डिस्टेंस, है ना। भाई 20 किलोमीटर होगी तभी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर लूंगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो सिमिलरली यहां पर भी वही चीज करता है। हमको पता है कि भाई स्पीड क्या है, हमको पता है कि टाइम कितना लगना चाहिए, तो हम इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? भाई देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे निकालनी है डिस्टेंस, मतलब बेसिकली मैं इको के लिए ये चीज निकाल रहा हूं कि इको कब होगा। तो मुझे ये बताना है कि मेरे में, मतलब मुझ में, और जो जहां से मेरी आवाज टकरा के आएगी, जो पहाड़ से टकरा के आएगी मुझ में, और उस पहाड़ में मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि भाई इतनी डिस्टेंस होगी तभी मेरी आवाज जो है वो एको आएगी। अगर इसके पास में हुआ वो पहाड़ तो एको नहीं आएगा, क्योंकि एको के लिए मिनिमम 0.1 सेकंड का तुमको टाइम चाहिए, है ना। तो 0.1 सेकंड कब लगेगा मेरी आवाज को, मैं वो डिस्टेंस निकाल रहा हूं कि कितने डिस्टेंस तक मेरी आवाज को मिनिमम 0.1 सेकंड लगेगा। अगर इससे कम डिस्टेंस होगी तो 0.1 सेकंड से जल्दी मेरी आवाज टकरा के वापस आ जाएगी, और अगर जल्दी आते तो एको बन नहीं पाएगा। इतनी बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब तुमको स्पीड पता है, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर मुझे स्पीड पता है 344 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे पता है कि मिनिमम 0.1 सेकंड तो चाहिए, मतलब 0.1 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगी, 344 इंटू 0.1, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 34.4 मीटर्स। इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, मान लो कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ठीक है। ये मैंने बोला, और मान लो ये पहाड़ है ना। अब ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन किया ना, इसका मतलब क्या है, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी कि पूरे साउंड को टकरा के वापस आने में 0.1 सेकंड लगे, है ना। तो बेसिकली यहां पर क्या बताया जा रहा है कि मेरे साउंड को टकरा के वापस मुझ तक आए, इसमें अगर 0.1 सेकंड लगना चाहिए तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब साउंड के पूरे ट्रेवल करने की। तो साउंड यहां से निकला, यहां से टकराया और यहां से वापस आ गया। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 34.4 मीटर, है ना। यानी कि ये जो पूरी यहां से लेके यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 34.4 मीटर। तो इसका मतलब मुझ में और इस पहाड़ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, इसका आधा, 34.4 का आधा, यानी कि 17.2, है ना। अरे ये कैसे किया मैंने, बहुत सिंपल सी चीज, देखो मेरी बात सुनो। यहां मैं हूं, यहां एक पहाड़ है ना। मैंने वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली कि भाई मुझे इस पहाड़ से कितनी दूर खड़े होना है ताकि इको आए। तो मुझे अभी डिस्टेंस नहीं पता है, मुझे बस ये पता है कि 0.1 सेकंड लगना चाहिए आवाज वहां से टकरा के यहां तक आने में, है ना। अब भाई साउंड जो है वो पूरा एक कवर कर रहा है ना, मतलब साउंड पूरा अपनी जर्नी कवर कर रहा है, यहां से चल के यहां वापस आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ऐसा डिस्कवर किया कि भाई मुझे यहां, मतलब मेरे दिमाग को ये नहीं पता ना कि आवाज टकरा के आ रही है कि यहीं से आ रही है। मेरे दिमाग को बस इतना पता है कि साउंड 0.1 सेकंड बाद आना चाहिए मेरे कान के अंदर, है ना। 0.1 सेकंड के पहले नहीं आना चाहिए। तो मुझे पता चल गया भाई मुझे, मेरे पास जो वापस आवाज आएगी टकरा के 0.1 सेकंड के बाद आनी चाहिए। मुझे स्पीड की, मतलब साउंड की स्पीड पता है कि भाई ये टकरा के वापस कितनी स्पीड से आएगा, तो मुझे पता है 344 मीटर पर सेकंड। और मुझे ये भी पता है कि मिनिमम 0.1 सेकंड लगना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे वहां से मेरा जो साउंड है उसकी जो जर्नी को मिनिमम 34.4 मीटर का ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना। भाई मेरा जो साउंड है वो यहां से टकरा के वापस यहां तक आए तो मिनिमम 34.4 मीटर होना पड़ेगा। अगर इससे कम होगा तो मुझे एको सुनाई नहीं देगा, और अगर इससे ज्यादा होगा तब मुझे एको सुनाई दे जाएगा, पर मिनिमम 34.4 मीटर तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो साउंड है वो पूरा टकरा के कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, 34.4 मीटर, है ना। मतलब जो साउंड है वो टकरा के वापस आए वो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 34.4 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब मुझ में और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, इतनी, यानी कि 17.2 मीटर, क्योंकि 17.2 इधर प्लस 17.2 इधर मतलब बराबर 34.4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैं अगर मान लो मैं किसी पहाड़ से 17.2 मीटर दूर हूं तो मुझे इको सुनाई दे जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे साउंड को यहां से वहां तक पहुंचने में लगा 17.2 मीटर और वापस आने में लगा 17.2 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही, 34.4 मीटर। और इस बीच उसको मिनिमम 0.1 सेकंड तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, देखो तुम्हारी डिस्टेंस कितनी है, 34.4 मीटर। तुम्हारा स्पीड ऑफ साउंड पता है तुमको, तो टाइम कितना लगेगा, 0.1 सेकंड, कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तुम्हें पता है कि मान लो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड तुम्हें पता है 344। तुम्हें पता है कि भाई मैं मिनिमम इससे 17.2 मीटर दूर हूं, तो मेरे साउंड को पूरा यहां से टकरा के यहां तक आने में 17.2 का 2 बार, यानी कि 17.2 इधर और 17.2 इधर, यानी कि 34.4 मीटर लग रहा है। तो 34.4 अपॉन तुम्हें टाइम बताने की टाइम कितना होगा, तो यहां पर टाइम कितना हो जाएगा 344 अपॉन, सॉरी
34.4 अपॉन 344 यानी कि 0.1, तो भाई हाँ यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन को मिनिमम 0.1 सेकंड के बाद ही सुनना होता है, तभी उसको सुनाई देगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो दिस इज द मिनिमम कंडीशन फॉर इको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, ठीक है। और रिवर्बरेशन क्या है? द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड। तो बेसिकली परसिस्टेंस मतलब कि साउंड की सिर्फ पूंछ सुनाई दे रही है तुमको, है ना, प्रणय 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 नहीं प्रणय ऐसा सुनाई दे रहा है। तो दिस इज परसिस्टेंस, मतलब साउंड जो है वो परसिस्ट कर रहा है, मेरे बोलने के बाद भी जिंदा है, ठीक है, मुझे वापस सुनाई नहीं दे रहा, पर वो बस जिंदा है, वो आवाज गूंज रही है, तो उसको मैं बोलता हूं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन इज नॉट डिजायरेबल, कभी भी रिवर्बरेशन डिजायरेबल नहीं होता, ठीक है, मतलब हम चाहते नहीं कि रिवर्बरेशन हो, इसलिए तुम स्टूडियोज में देखोगे एकॉस्टिक फोम, जैसे अभी हम स्टूडियो बना रहे हैं उसके अंदर अभी आज एकॉस्टिक फोम इंस्टॉल किया। तो एकॉस्टिक फोम क्या होता है? बेसिकली हमारे रिवर्बरेशन को रोकते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली हमारी जो आवाज है वो क्या हो रहा है, मैं जब बोलता हूं तो टकरा के वापस आती है, इस दीवार से टकराएगी और वापस आएगी, इस दीवार से टकराएगी और वापस आएगी। तो अगर मुझे बंद करना है तो बेसिकली मैं इस दीवार के ऊपर कुछ ऐसी चीज लगाऊंगा जो कि टकराने के बाद मैं आवाज को वापस थ्रो ना करे, तो मैं फोम या गद्दे या ऐसी चीजें लगाता हूं, ठीक है। चलो ये तुम्हें पूरा बता रहा है, तो भाई सिंपल फंडा है, ठीक है, तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड और ये सारी चीजें दे रखी है, तुमको बस डिस्टेंस बताने की कितनी होगी, तो ये वो स्पीड जो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा के तुम इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो अब यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के क्या क्या यूजेस हैं भाई? मेगाफोन है, हॉर्न है, तो मेगाफोन के अंदर क्या होता है कि साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होकर बड़ा बन जाता है, ठीक है। हॉर्न के अंदर क्या होता है कि साउंड छोटे छोटे रिफ्लेक्ट होकर फिर ऐसा मतलब बड़ी आवाज बन जाती है, ठीक है। सिमिलरली जो स्टेथोस्कोप है इसके अंदर क्या होता है, तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो डॉक्टर है वो हमारा स्टेथोस्कोप यहाँ रखता है और उसके कान में ये ईयरफोन्स लगे होते हैं, ईयरप्लग्स लगे होते हैं, तो आवाज यहां से वहां तक कैसे आती है? ये रिफ्लेक्शन के थ्रू। मतलब देखो हमारे दिल की धड़कनों से धक 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 हुई, तो धक 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 ऐसा जो रिफ्लेक्शन है, ये साउंड का जो रिफ्लेक्शन है, ये यहाँ पर पूरे स्टेथोस्कोप से यहाँ तक जाता है, ठीक है। फिर हम जैसे मान लो कि किसी हॉल में बैठे हैं, है ना, किसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं और मुझे उस ऑडिटोरियम के अंदर ज्यादा लोगों को मेरी आवाज सुनानी है, तो हमारा जो ऑडिटोरियम होता है, जो पुराने जमाने में भी अगर तुम जाओगे ना, जो महल होते हैं, किले होते हैं, जो मुगलों के हो गए या जो बड़े बड़े राजाओं के हो गए, उन महलों में तुम देखोगे कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि तुम अगर यहां बैठ के चिल्लाओगे नहीं, सिर्फ बोलोगे भी ना, तो भी रिफ्लेक्शन के कारण तुम्हारी आवाज ज्यादातर लोगों को सुनाई देगी, ठीक है। तो ये भी एक यूज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर जो कि रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है, मतलब कि हमारे जो कान है वो किस हद तक सुन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो कान है उनकी जो रेंज ऑफ हियरिंग होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मतलब कि इस बीच की फ्रीक्वेंसी वाला साउंड, ये भाई हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब वही फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कितनी जल्दी जल्दी ऑकर कर रहा है, तो इस बीच की फ्रीक्वेंसी वाला साउंड हम सुन सकते हैं। अगर मान लो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब बिल्कुल ऐसा 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 है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज के ऊपर है, तो वो हम नहीं सुन सकते हैं, मतलब ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता है। और अगर मान लो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी, मतलब बिल्कुल ऐसा ऐसा साउंड जा रहा है, तो वो भी हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो जो वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसको मैं बोलता हूं इंफ्रासोनिक साउंड। और वो फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी या वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज, में एक और चीज बोल सकता हूं, उसको 20 किलो हर्ट्ज बोल सकता हूं भाई, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज मतलब 1000 किलो हर्ट्ज, मतलब 1000 हर्ट्ज होता है ना, जैसे 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है, सिमिलरली वैसे। तो जिस भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसको मैं अल्ट्रासोनिक साउंड बोलता हूं। तो बेसिकली मैं इंफ्रासोनिक साउंड भी सुन नहीं सकता, मैं अल्ट्रासोनिक साउंड भी सुन नहीं सकता, और तुम भी नहीं सुन सकते। हम क्या सुन सकते हैं? हम सुन सकते हैं हम जो सुन सकते हैं, हम रेंज ऑफ हियरिंग वाला साउंड सुन सकते हैं, मतलब जो भी हमारे जो हियरिंग रेंज में आता है ना साउंड, उसको हम हियरिंग रेंज बोलते हैं। हियरिंग रेंज कौन सी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तो मैं हियरिंग रेंज वाला साउंड सुन सकता हूं और उसके अलावा कोई भी साउंड नहीं सुन सकता। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, आगे बात समझ में। इंफ्रासोनिक मतलब 20 हर्ट्ज से कम, इंफ्रा मतलब कम, अल्ट्रा 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 प्रो मैक्स मतलब अल्ट्रा मतलब ज्यादा, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये बात आगे समझ में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेंज ऑफ हियरिंग, बहुत सिंपल सी चीज है ना। तो हम इसके नीचे हियर नहीं कर सकते और इसके ऊपर भी हियर नहीं कर सकते। अब ये दोनों ही साउंड्स के ऊपर कुछ कुछ चीजें बताता हूं, तो कुछ कुछ एग्जांपल्स बताता हूं कि सिर्फ भाई देखो ये तो हमको सुनाने था, मतलब ये ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन ईयर की कैपेसिटी नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि साउंड एग्जिस्ट नहीं करता है ना। अगर मैं बोल रहा हूं तो बेसिकली 0 से लेके 20 हर्ट्ज का, देखो 0 हर्ट्ज मतलब कोई भी साउंड नहीं, मतलब बिल्कुल 0 हर्ट्ज, पर अगर मैं ऐसे 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 हाथ हिला रहा हूं तो भाई मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है? भाई कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो है ना। तुम खुद बोलो, तुम अभी तक खुद भी सोच रहे होगे कि भाई जब मैं ऐसे 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 कर रहा हूं तब भी तो वाइब्रेशन हो रहा है, तब मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? तब मुझे इसलिए आवाज नहीं आ रही है क्योंकि जो वाइब्रेशन हो रहा है ना, इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है। अगर मैं बहुत ही तेजी से, देखो ये मुझे सुनाई देता है क्योंकि ये क्या है, 20 हर्ट्ज से ज्यादा है, मैं बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा हूं। पर अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो वाइब्रेशन तो हो रहा है, पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, पर ये जो वाइब्रेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, ये इंफ्रासोनिक साउंड है, तो ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, पर हो सकता है किसी और जानवर को सुनाई दे, ठीक है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा ना, किसी जानवर को सुनाई दे सकता है। सिमिलरली अल्ट्रासोनिक साउंड है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब कि जो बहुत ऐसा साउंड है जो कि मैं नहीं सुन सकता पर और कुछ जानवर सुन सकता है, ठीक है। देखो जैसे इंफ्रासोनिक साउंड कौन कौन सुन सकता है? राइनोसोर सुन सकते हैं, वेल्स, एलिफेंट, अर्थ। तो बेसिकली अर्थक्वेक जब भी होता है ना, तो अर्थक्वेक होने से पहले एक इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है
जो कुछ जानवर सुन सकते हैं, तो उनके सुनने के कारण हमको भाई बड़ी हेल्प हो सकती है, ठीक है, मतलब हमको पता लग सकता है कि ऑलरेडी कि भाई ये होने वाला है। तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी से एग्जांपल ले रखे। अल्ट्रासोनिक साउंड, जैसे कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, तो बेसिकली 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं ना, उनको अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का भी साउंड सुनाई देता है। पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग, जो हमारी हियरिंग कैपेसिटी वो कम होती जाती है, ठीक है। डॉग्स को अल्ट्रासोनिक साउंड सुनाई देता है। तो हो सकता है कि तुमको और मुझे अभी हम जब बैठे हुए ना, तब हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी आवाजें चल रही है दुनिया के अंदर जो मुझे सुनाई नहीं दे रही है, पर डॉग्स को सुनाई देगी, डॉल्फिन्स को सुनाई देगी, बैट्स को सुनाई देगी, पोर्पोइस को सुनाई देगी, मॉथ्स को, रैट्स को, चूहों को, इन सबको सुनाई देगी, मुझे सुनाई नहीं देगी। डर लग रहा है यार भाई। चलो, अब इसी अल्ट्रासाउंड की कुछ एप्लीकेशंस भी होती है, बड़े मेडिकल यूजेस होते हैं, है ना। ये तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ दे रखा हो, तुम रीड कर लेना, थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट हाँ थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें समझाने ऐसा कुछ नहीं, वो 3 मार्क्स में तुम्हारा ऐसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, ठीक है, या जैसे कि हार्ट की वो कुछ स्टडीज हो गई, ठीक है, सोनोग्राफी जो तुम कराते हो ना, या फिर इनफैक्ट किडनी स्टोन्स जो है वो अल्ट्रासाउंड से तो, मतलब हम ठीक कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जाता है बहुत हैवी फ्रीक्वेंसी का, तो वो बहुत हैवी फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसके वाइब्रेशन बहुत तेज होते हैं, तो उतने तेज वाइब्रेशन हमारे जो किडनी में स्टोन होते हैं ना उनको तोड़ सकते हैं, तो हमारा वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। और एक और सोनार करके एक एप्लीकेशन है, पर वो सोनार तुम्हारे इसमें से डिलीट हो चुके हैं, तुम्हारे काम के है नहीं, ठीक है। ये देखो, तो ये एक इको के ऊपर न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल इस चैप्टर से मेनली आएगा वो यहीं से आएगा, बाकी पूरा थ्योरी पोर्शन जो मैंने तुमको समझा दिया, ठीक है। A person clapped his hands near a cliff and heard the echo after 2 seconds. What is the distance between the cliff और अगर ये जो डिस्टेंस है v इतनी है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो, तुमको पता है भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम्हें टाइम पता है 2 सेकंड, स्पीड पता है 346, तो 346 इज इक्वल टू डिस्टेंस तुमको निकालनी है अपॉन टाइम तुमको पता है 2, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया 346 इंटू 2, यानी कि कितना हो जाएगा 6 2 12, 2 4 8 1 9, 3 2 6, यानी कि 692। अब ये डिस्टेंस क्या हो गई, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द एंटायर जर्नी ऑफ द साउंड, मतलब कि यहां से लेके यहां तक जब ये टकराया, मतलब यहां से टकरा के जब वापस आया तो वो 692 है। तो मुझ में और उस क्लिफ में कितने डिस्टेंस हो गए, मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस हो गई, तो इस पूरी जर्नी की आधी, मतलब इस 692 का आधा, यानी कि 346 करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो फिर 1 मिनट रिवीजन। तो भाई हमने देख लिया भाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड रिवर्ब देख लिया, जो भी लेटेस्ट लास्ट में देखा, रेंज ऑफ हियरिंग देख लिया, इंफ्रासाउंड अल्ट्रासाउंड देख लिया, फिर प्रोडक्शन और प्रोपगेशन देख लिया। ये देख लिया कि साउंड एक कौन सी वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है, वेव एनर्जी के थ्रू चलती है और एक्चुअली कोई पार्टिकल मूव नहीं हो रहा है, वो वेव आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड हमने कंप्लीट कर लिया भाई पूरी साउंड की कहानी यहां पर खत्म। साउंड चैप्टर बस इतना सा है, मैंने बहुत ही जल्दी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से तुमको बता दिया। तो दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मेक श्योर कि भाई ऐसे इंटरेस्टिंग और मस्ती वाले और जो लेक्चर्स होते हैं बिल्कुल इंटरेस्ट वाले, उनमें उनको देखने के लिए तुम सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में, पूरे स्कूल ग्रुप्स में फैला दो, ठीक है, कि पूरे स्कूल ऑफिशियल ग्रुप्स में जहां पर टीचर हो ना वहां भी डाल दो, ठीक है। लड़ाई मत करना भाई प्लीज, है ना, वीडियो शेयर करने के चक्कर में लड़ाई मत कर लेना किसी से। तो दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।